ईटी नाउ स्वदेश एसबीआई लाइव स्टूडियो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे सहयोगी विश्व मोहन। क्लोजिंग कॉल देख रहे हैं आप और इस वक्त भारतीय बाजार में आज का सत्र हफ्ते का आखिरी कारोबारी सेशन है और बाजार लगा रहा है तेजी की हैट्रिक। जी हां, अच्छी खासी मजबूती के बीच हम देख रहे हैं एक साल का ऊपरी स्तर निफ्टी ने छू लिया है। बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई लेवल्स हमने देखे और उसके ठीक बाद वहां से ऊपरी स्तरों से गेंस जो है थोड़े बहुत हल्के होते हुए भी मुनाफा वसूली भी नजर आई, लेकिन हाँ, नए उच्चतम स्तर आज ही हमने देखे हैं। तो ऐसे में क्या हो आपकी स्ट्रैटेजी, यहाँ से आगे किस तरह की रणनीति अपनाएंगे आप? आने वाला हफ्ता छोटा हफ्ता है लेकिन नविश्मोहन फेस्टिवल वीक इट इज, दिवाली की धूम इस हफ्ते से इनफैक्ट ईटी नाउ स्वदेश पर आप देख रहे हैं, लेकिन आने वाले हफ्ते में फेस्टिविटीज और बढ़ जाएंगी। चलिए आगे बढ़ेंगे और आज के शो में आपके लिए क्या कुछ खास है वो आपको बताते हैं। उसके बाद मार्केट की स्ट्रैटेजी का रुख करेंगे। एफएनओ मार्केट चेक थोड़ी ही देर में आपको बताएंगे कि लेवल्स पर क्या रणनीति होनी चाहिए। उच्चतम लेवल्स पर मार्केट ट्रेड कर थोड़ी मुनाफा वसूली भी देख रहे हैं, ऐसे में आपको स्ट्रैटेजी क्या बनानी चाहिए। क्लोजिंग ट्रेड्स हमारे एक्सपर्ट से समझेंगे, उनके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन, ऑप्शन के चैंपियन में ऑप्शन की दमदार रणनीति आपके लिए लेकर आएंगे 2:40 पर। इस पर भी फोकस रखिएगा। 3 बजे बाजार में जितनी सारी खबरें और रिजल्ट का एक्शन है वो सारा एक्शन और उसका लेखा जोखा लेकर मार्केट एट 3 में आप तक पहुंचाएंगे। 3:10 पर बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स और इवेंट्स टू वॉच आउट पर 3:20 पर ढेर सारे ट्रिगर्स और लार्जली जो ट्रिगर्स हैं वो रिजल्ट बैक्ड एक्शन ही दिखा रहे हैं। चलिए, लेकिन बाजार की चाल अगर आज देखें तो आज तेजी शुरुआती कारोबार से थोड़ी बढ़ी है। अभी करीब 80 अंकों की मजबूती दिखी है निफ्टी में। 25,665 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक में देखें तो हल्की तेजी के साथ यहां पर कारोबार हो रहा है। अब देखते हैं कि कौन से ऐसे सेक्टर है जिससे बाजार को सपोर्ट मिल रहा है। तो एफएमसीजी स्टॉक्स जहां पर अच्छी तेजी है, फेस्टिविटीज का माहौल है, उसका फायदा यहां पर इन स्टॉक्स को दिख रहा है। साथ ही कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स भी अच्छे चल रहे हैं। कंजम्पशन वाली थीम ही चल रही है। ऑटो चल रहा है। फार्मा से भी सपोर्ट है। चुनिंदा फार्मा कंपनियां भी अच्छी तेजी के साथ यहां पर कारोबार कर रहे हैं। इंफ्रा स्टॉक्स पर भी तेजी के साथ कारोबार हुआ, लेकिन आज दबाव बना रहा है आईटी स्टॉक्स। नतीजों के बाद कई सारे दिग्गज आईटी कंपनियों पर आज काफी दबाव है, खासकर के विप्रो में गिरावट ज्यादा ही दिख रही है और वही दबाव निफ्टी आईटी पर भी दिख रहा है। सबसे कमजोर इंडेक्स आज के सत्र में दिख रहा है। इसके अलावा मेटल देखें, मेटल में काफी गिरावट है। पीएसयू बैंक में भी आज मुनाफा वसूली है। सरकारी बैंकों में जो एक मोमेंटम दिख रहा था वो अब थोड़ा सा ब्रेक होता दिख रहा है। आज के सत्र में यहाँ पर मुनाफा वसूली दिख रही है। आज मिड कैप और स्मॉल कैप ये दोनों खेमे ऐसे हैं, यहाँ पर भी दबाव दिख रहा है। चलिए अपने सहयोगी अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, आपको कैसा दिख रहा है बाजार का पूरा माहौल और जो डेरिवेटिव ट्रेडर हैं उनके लिए क्या कुछ दिख रहा है सेटअप निफ्टी और बैंक निफ्टी में? विश्वमोहन, देखिए फर्स्ट हाफ तक तो माहौल अच्छा था, लेकिन सेकेंड हाफ में थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट टेकिंग आ रही है और निफ्टी के जो गेंस है 90 अंकों के आसपास के रह गए हैं। और निफ्टी बैंक की बात करें तो ऊपरी स्तरों से तकरीबन 300 साढ़े 300 अंकों के आसपास की गिरावट आ गई है और जो गेंस रह गए हैं वो 100 अंकों के आसपास के रह गए हैं। दरअसल जो प्रेशर आया है वो हम देख रहे हैं कि डाउ फ्यूचर आप देखेंगे करीब 400 सवा 400 अंकों की गिरावट पर कारोबार कर रहा है। अगर आप यूरोपीय बाजारों को देखेंगे वहां पर भी काफी ज्यादा कमजोर शुरुआत हुई है और जो कंसर्न्स अमेरिकी बाजारों में थी, क्योंकि रीजनल बैंकों को लेकर थोड़ी सी चिंताएं उभर के आई थी कि क्या वो लोन बांटने में थोड़ी ढिलाई बरत रहे हैं। कल हमने देखा था कि तमाम बैंकिंग शेयर गिरे थे और वो चीज स्पिल ओवर हो रही है यूरोपियन मार्केट्स में भी और कहीं ना कहीं भारतीय बाजार भी उससे थोड़े थोड़े तो इंपैक्टेड हो ही रहे होंगे, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी बैंक ने अपनी तेजी को लगभग पूरा का पूरा सरेंडर कर दिया है। 57,500 के आसपास हम कारोबार होते हुए देख रहे हैं। हालांकि आज नया हाई निफ्टी बैंक पर बना है, लेकिन यह है कि अगर हम मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम में कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये थोड़े से ग्लोबल हेडविंड्स हैं, थोड़े जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हैं, इसके चलते हम देख रहे हैं कि विदेशी बाजारों में तनाव है। लेकिन भारतीय बाजारों में आज शुरुआत थोड़ी सी नरम हुई थी और नरम शुरुआत के बाद हम कह भी रहे थे कि नहीं, आप एक बड़ी अच्छी तेजी के लिए आज के सत्र में भी तैयार रहिए। आज अगर देखिए आईटी शेयरों से अगर ये थोड़ी रोक नहीं लगी होती
तो बाजार का जो टेक्सचर होता ना और आपको ब्राइट दिखाई दे रहा होता। विप्रो करीब 5.5% टूटा, इन्फोसिस में गिरावट रही, एचसीएल टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, ये तमाम शेयर आज हम देख रहे हैं कि निफ्टी के सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों में शामिल है। लेकिन निश्चित तौर पर कंजम्पशन, ऑटो, इन सेगमेंट्स ने, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ने बाजार का मूड बेहतर करने का काम किया है। यहाँ से कल भी मैं चर्चा कर रहा था कि निफ्टी के लिए जो इमीडिएट एक जो हर्डल होगा वो होगा 25,800 का। ऑप्शंस के डेटा भी ये सजेस्ट कर रहे हैं 25,800 के ऊपर निकले तो फिर 26,000 तक निफ्टी में कोई दिक्कत नहीं दिखेगी। निफ्टी बैंक में भी हम देख रहे हैं कि 57,000 के लेवल को बहुत ही कंफर्टेबली पार किया, नए हाई पर निफ्टी बैंक पहुंचा है और मुझे लगता है कि निफ्टी बैंक यहाँ पर सस्टेन कर जाएगा। भले ही आपको ऊपरी स्तरों पर थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग दिखाई दे रही है, अदरवाइज चीजें ठीक है। हमने देखा था कि जो Q2 के अपडेट्स आए थे वो काफी अच्छे आए थे। अब ये जो ऊपरी स्तरों से प्रॉब्लम जो थोड़ी सी विषमोन आ रही है ना, अब ये इसलिए आ रही, कल हम देखेंगे कि आईसीसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, यस बैंक, करीब 9 बैंकों के नतीजे कल के सत्र में आने वाले हैं, यानी कि शनिवार को। तो थोड़ी थोड़ी सी पोजीशन लोग लाइट करेंगे, होना भी चाहिए, अदरवाइज टेक्सचर मजबूत है। 57,000 अब एक बेस शिफ्ट होकर वहां पर चला गया है। और निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी में जो यहां से सपोर्ट के तौर पर काम करेगा 25,600 से लेकर 25,500, ये एक सपोर्ट रेंज होगा। मुझे लगता नहीं कि बाजार इसके नीचे जाएगा। एक बेहतरीन तेजी हमने देखी है और अक्टूबर में करीब 4% से लेकर 5%, 4% निफ्टी में और करीब करीब 5% निफ्टी बैंक में हम तेजी देख चुके हैं। और ये अभी भी मैं यही कहूंगा कि ये बाय ऑन डिप्स का बाजार है। बाजार के चाल को लेकर, बाजार के सेंटिमेंट को लेकर फिलहाल कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। अब ये क्रेडिट रिस्क जो यूरोप में और अमेरिका के बाजारों में दिख रही है, भारतीय बाजार उससे इम्यून है, उनसे हमारा इस मामले में कोई लेना देना है नहीं। तो मुझे लगता नहीं कि वो कोई हमारे यहाँ सेंटिमेंट खराब करेगी। हम अपने फंडामेंटल्स पर चलेंगे। अब देखते हैं कि नंबर्स कैसे आते हैं बैंकों के। अपडेट्स तो अच्छे आ गए थे। इसके अलावा भी कई सारे ट्रिगर्स थे कि रेट कट का फायदा जो दिया था आरबीआई ने, अब वो ट्रांसमिशन होना भी शुरू हो गया है। तो तमाम फैक्टर्स थे निफ्टी बैंक के लिए। उम्मीद करेंगे कि ये तेजी की एक्सटेंड करेगी और ये जो ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी दबाव दिख रहे हैं, मेरा मानना है कि थोड़ा और अगर नीचे आ जाए तो एंट्री करने के लिए भी एक बेहतरीन लेवल निफ्टी बैंक में भी बन जाएगा। ऑलराइट, तो चलिए इंडेक्स पर तो ये नजरिया फिलहाल हमें मिल रहा है। नए उच्चतम स्तर पर बैंक निफ्टी को आज हमने देखा और काफी बढ़िया बढ़त इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेशन हमने देखी। उसके बाद थोड़ा सा मुनाफा वसूली नजर भी आई और ठीक भी है। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है और आने वाला हफ्ता जो है ट्रंकेटेड वीक भी रहने वाला है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो हैं थोड़ा सा प्रॉफिट साथ घर ले जाना भी चाह रहे होंगे और इसी के चलते थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी ऊपरी स्तरों से मार्केट्स हल्के होते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन हरे निशान के साथ खरीदारी का रुख तो अब भी जारी है। 25,686 के स्तर एज वी स्पीक। हमारे साथ पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे अब जुड़ गए हैं। हरीश, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। मजबूती का ट्रेंड लास्ट सेशन ऑफ द वीक कैसे देख रहे हैं? मार्केट की स्ट्रैटेजी क्या है इन द लास्ट 1.5 आवर? वेरी गुड आफ्टरनून मानसी जी। बिल्कुल, जैसे देखिए सुबह हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मार्केट फिर से एक बार मोमेंटम पकड़ने देखने मिला था और उसके चलते बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई बनाया। तो मुझे लग रहा है कि अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की बात करते हैं तो ऊपर लेवल से बिल्कुल थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा था। और टेक्निकली देखते हैं तो जहाँ पे निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस था अराउंड 25,780-800 के आसपास, तो उसी को टच करते थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है ऊपरी लेवल से। तो अभी भी देखा जाए तो निफ्टी जब तक 25,650 के ऊपर है, मुझे लग रहा है कि तेजी एक्सटेंड हो सकता है आगे भी। और मुझे लग रहा है कि 25,650 एक अहम लेवल रहेगा आज के लिए, अगर ट्रेडिंग के लिए इंट्राडे भी देखा जाए तो उसके ऊपर जब तक होल्ड कर रहा है, मुझे लग रहा है कि निफ्टी का रुझान कंटिन्यूएशन अपसाइड के रह जाएगा। जहाँ पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है मेरे हिसाब से 25,800 से लेके 25,850 तक इंट्राडे और पोजिशनल बेसिस में। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि निफ्टी के लिए सपोर्ट है 25,650 इमीडिएट बेस में। कोई चीज बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी में देखा जाए तो बिल्कुल यहाँ पे प्रीवियस ऑल टाइम हाई था जो 57,628 का 57,628 का लेवल वो क्रॉस करके देखने मिला इंटरडे में। तो मुझे लग रहा है कि एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा आज के क्लोजिंग बेसिस में देखना चाहिए। अगर इसके ऊपर टिकता है तो मुझे लग रहा है कि फ्रेश रैली देखने मिल सकता है, जहाँ पे डबल टॉप डबल बॉटम का ब्रेकआउट देखने मिल रहा है और यहाँ पे एक बड़ी सी रैली भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल दोनों का सेंटीमेंट अभी भी पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है कि कल के दिन में बहुत सारे मेजर बैंक्स के
रिजल्ट है, उसके चलते थोड़ा बहुत मार्केट्स में सेंटिमेंट के हिसाब से मुझे लग रहा है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है ऊपर की लेवल से। लेकिन ओवरऑल अभी भी सेंटिमेंट पॉजिटिव ही है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। निफ्टी का जो सेंटिमेंट है वो अभी काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है आपको, और कल बैंक से अहम बैंक्स के नतीजे हैं, उससे भी आगे निफ्टी बैंक को दिशा मिलेगी। चलिए, एक नतीजे आए हैं स्क्रीन पर देख सकते हैं। अतुल लिमिटेड का कंसोलिडेटेड मुनाफा कंपनी का करीब 137 करोड़ से बढ़कर 179 करोड़ के आसपास आ चुका है। कंसोलिडेटेड आय में भी हालांकि ये बढ़ोतरी नहीं दिख रही है। कंसोलिडेटेड आय मुझे लगता है यहाँ पर दबाव दिख रहा है या फिगर में कुछ दिक्कत है। कंसोलिडेटेड इबिटा मार्जिन की बात करें तो ये भी कम हुआ है, 17.4% से घटकर ये 17.2% हो गया था। अतुल लिमिटेड के नतीजे आपके स्क्रीन पर। नतीजों के बाद स्टॉक्स में स्पाइक तो एक दिख रहा है, करीब 2% की तेजी बढ़ी है नतीजों आने के बाद। हरीश जी बताइए, अतुल लिमिटेड पर आपकी राय क्या बन रही है? विष्णु जी, अगर देखा जाए तो अतुल लिमिटेड के स्टॉक प्राइस में हमने लगातार एक गिरावट देखने मिल रहा था रिसेंटली। आज के ट्रेंड से बिल्कुल 2.5% का गेंस दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत सारे मेजर मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड होते नजर आ रहा है कंटिन्यूसली। तो मुझे लग रहा है कि जो भी है माइनर पुल बैक ही है, और लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में वॉल्यूम अच्छे खासे देखने मिल रहे हैं। लेकिन अभी तक रेसिस्टेंस की बात करते हैं, 6200 के आसपास रेसिस्टेंस बने हुए हैं, तो मल्टीपल रेसिस्टेंस है ऊपर लेवल पे। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि और थोड़ा वीकनेस एक्सटेंड हो सकता है नीचे की ओर में, क्योंकि नीचे सपोर्ट देखा जाए तो 5650 के अराउंड है। तो मुझे लग रहा है कि वो लेवल्स बिल्कुल एक बार देखने मिल सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इसमें फिलहाल के लिए थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। फ्रेश बाइंग है तो जिस तरह फ्रेश बाइंग के लिए बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं करंट लेवल्स पे। थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे, अगर नीचे आके स्टेबलाइज होता है तो स्टॉक प्राइस तब जाके फिर से रिव्यू करना चाहिए, और उसके बाद ही कुछ रिकमेंडेशन दे पाएंगे स्टॉक में। आप यहाँ पे वेट एंड वॉच के मूड में हैं इस स्टॉक को लेकर। लेकिन आज रॉकेट शेयर्स हमारे खास स्पेशल शो में आज सुदीप बंदोपाध्याय ने ये राय भी दी थी, उनकी पिक थी ये अतुल लिमिटेड, और आज देखिए अच्छा स्पाइक दिख रहा है, करीब 2.5% की मजबूती इस स्टॉक में दिख रही है, और इस नतीजे के बाद ये तेजी और थोड़ी बढ़ती दिख रही है। चलिए, क्लोजिंग कॉल्स भी ले लेते हैं, हमारे साथ हरीश जी बने हुए। शुरुआत कर लेते हैं क्लोजिंग कॉल्स की। हरीश जी, बाजार बंद होने में करीब 1 घंटे 15 मिनट बचे हुए हैं। क्लोजिंग कॉल्स के तौर पर आज आपकी टॉपिक क्या है? वैसे मुझे अगर देखा जाए तो बहुत दिनों के बाद कंसोलिडेशन के बाद फिर से डिफेंस में थोड़ा बहुत मोमेंटम देखने मिल रहा है, और जैसे एचएएल का न्यूज था उसके चलते सारे दूसरे भी डिफेंस में मोमेंटम देखने मिल रहा है। उसमें से बीडीएल रहेगा, भारत डायनामिक्स लिमिटेड में खरीद लाने की रिकमेंडेशन रहेगी मेरा। जिस तरीके से 200 डे मूविंग एवरेज से वापस स्टॉक प्राइस में मोमेंटम देखने मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे खरीदने का अपॉर्चुनिटी बन सकता है, जहाँ पे ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि 1625 1650 के टारगेट्स के लिए बाइंग कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1490 का भारत बीडीएल में। और दूसरा स्टॉक रहेगा मेरा कोलपाल में, कोलगेट पामोलिव में। अगर देखा जाए तो बिल्कुल एफएमसीजी में अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है। देखा जाए तो कोलपाल में एक बेस बन गया था 2200 के आसपास, तो वहां से बाउंस बैक देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि जो करंट रैली है और एक्सटेंड हो सकता है ऊपर की ओर 200 डे मूविंग एवरेज तक, जहाँ पे रेसिस्टेंस की बात करते हैं। सो 2400 2450 का लेवल्स ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है, तो करंट लेवल्स पे बाइंग कर सकते हैं सी कोलपाल में, जहाँ पे टारगेट्स 2400 से 2450 का रहेगा, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 2250 में कोलपाल इंडिया में। ठीक है, 2250 का स्टॉप लॉस, 2450 तक के टारगेट। हरीश, ये कब तक के लिए वैलिड रहेंगे आपके टारगेट स्टॉप लॉस? क्योंकि बड़े दूर के टारगेट और बड़े नीचे के स्टॉप लॉस हैं ये तो। अभी करंट लेवल चल रहा है 2300 के आसपास, सिर्फ 2250 का स्टॉप है, 60 रुपए का सिर्फ मोटा मोटा। मुझे लग रहा है कि अगले हफ्ते तक मोस्टली आ जाना चाहिए स्टॉक पे प्राइसेस। ठीक है, अगले हफ्ते तक के लिए वैलिड होगा कोलगेट पामोलिव के लिए ये जो रिकमेंडेशन दी है इन्होंने। लेकिन आज अब देखिए एफएमसीजी स्टॉक्स में कंजम्पशन में बहुत अच्छी बाइंग है। लिकर हो, टूथपेस्ट हो, या फिर हम देख रहे हैं कि प्योर एफएमसीजी वाली कंपनीज हो, ऑटो हो, आज आपको चौतरफा बैंक दिखेगी। यहाँ तक कि वो सेगमेंट जिनको जीएसटी से ज़्यादा फायदा हो रहा है, यानी कि कंज्यूमर ड्यूरेबल वाला, वहाँ पर भी आज अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। लेकिन निश्चित तौर पर आज टॉप कहते हैं ना कि बाजार में सबसे तेज जो रफ्तार है वो है एशियन पेंट्स की, 4.5% के आसपास की तेजी है। और अगर आप 3 दिनों में देखेंगे तो करीब करीब 3 दिन में 8% के आसपास ये शेयर चल गया है।
ट्रिगर ये बन रहा है कि एक तो देखिए फेस्टिवल्स चल रहे हैं, दिवाली वगैरह के अराउंड वैसे भी लोग घरों में रंगाई पुताई का काम करते हैं, तो ये एक वो वजह है। दूसरी चीज़ ये है कि कहीं ना कहीं इनके मार्जिन से इंप्रूव होंगे अगर क्रूड के भाव अगर इसी लेवल पर रह जाते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार कच्चे तेल के भाव में नरमी आ रही है और पिछले 7 में से 6 सत्र में क्रूड का भाव गिरा है, $61 के आसपास ब्रेंट क्रूड के भाव आ गए हैं। तो निश्चित तौर पर चूंकि ये बड़ा रॉ मटेरियल है ये तमाम पेंट कंपनीज के लिए, तो उसके चलते आज हम ये तमाम शेयरों में तेजी है। कंसाई नोरलैक का भी शेयर भी चल रहा होगा। एशियन पेंट्स में हम तेजी देख रहे हैं, बर्जर के शेयर में थोड़ी तेजी कम है, बाकी भी इंडिगो पेंट्स या फिर एक्जोनोबिल थोड़ी कम तेजी है, लेकिन चल सारे के सारे शेयर रहे हैं। हमारे एक एक्सपर्ट जुड़ गए हैं वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक कारवा, उनके पास चलते हैं और पेंट शेयरों पर उनसे राय लेते हैं। विवेक जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। विवेक जी वैसे भी मॉनसून जब ओवर होता है तो ये पेंट वाले शेयरों के लिए थोड़े अच्छे दिन लौट आते हैं। आप जरा बताएंगे कि क्या ये तेजी आप और बढ़ते देख रहे हैं? क्या यहाँ पर कोई फंडामेंटल व्यू लेकर थोड़ा लंबी अवधि की बाइंग करनी चाहिए? अगर हाँ तो आपको कौन सा शेयर पसंद है? गुड आफ्टरनून अभिषेक। देखिए इनफैक्ट मॉनसून खत्म होने के बाद सीजन चालू होता है जो अभी हो रहा है। इनफैक्ट मॉनसून खत्म हो गया है और अब दिवाली पे जनरली लोग पेंटिंग वगैरह चालू करते हैं। जो बैसाखी और पोंगल आता है तब तक ये सीजन चालू रहता है। तो अब ऐसा है कि बीच में क्रूड गिरा था तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको पेंट सेगमेंट में देखने को मिल रहा है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा यहाँ पे स्ट्रेट अवे रन अवे रैली आती रहेगी करके मैं नहीं सोचता हूँ, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज अब अगर आप देखो तो ऐसे सेगमेंट पूरा का पूरा ठीक ठाक फेयर वैल्यूएशन के ऊपर चल रहा है। तो ना सस्ता है ना महंगा है ये बोलूंगा मैं, और मुझे लगता है कि इसी रेंज में हो सकता है कि ये थोड़ा बहुत ट्रेड करे, और काफी टाइम हो गया है इस सेक्टर को चले हुए, तो आज ये चल रहा है। तो मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं, हाँ यहाँ से 2-4% अगर और चलता है तो हो सकता है कि आपको प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिले। तो जैसे मैंने कहा क्रूड में थोड़ा सॉफ्टनेस देखने को मिला, कंजम्पशन के कारण जो पैसा हाथ में बचेगा उसके कारण खर्चा होगा पेंट सेगमेंट में, तो इसके लिए सारा सेक्टर अभी दौड़ रहा है, लेकिन 2-4% वो। ठीक है, एक और शेयर जरा स्क्रीन पर लेकर आइए जहां पर हमने देखा है कि अचानक से स्पॉट आया है और वो शेयर है वर्लपूल का, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज जो कंज्यूमर ड्यूरेबल वाली कंपनीज है वहां पर ना अच्छा एक्शन बना हुआ है और ये शेयर डे हाई के आसपास ही है, 137 रुपए की तेजी। और सिर्फ आज नहीं, ये पिछले 3 सत्र से आज को अगर हम मिला दें तो एक बढ़िया रिकवरी हम शेयर में देख रहे हैं। और उसके पहले जो स्लिप कर रहा था शेयर, पूरी की पूरी भरपाई पिछले 3 सत्र में इसने करके दे दी है। वर्लपूल, विवेक जी कैसी लगती है आपको कंपनी ये? और दरअसल कुछ तो लाइसेंसिंग अग्रीमेंट किया है, एक अच्छी खबर आई है, उसके चलते ये शेयर में तेजी हो रही है। कंपनी आपको पसंद है ये? और वर्लपूल के साथ साथ लगे हाथ जरा ना एलजी को लेकर भी कुछ ऐसे दर्शक होंगे सोच रहे होंगे कि थोड़ा सा नीचे तो शेयर आया है, अब क्या करना है शेयर में? अभिषेक ऐसे डिस्क्लोजर वर्लपूल कई बार मैंने लिया है और बेचा हुआ है, और काफी क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया था क्योंकि सेगमेंट में सबसे सस्ता लग रहा था ये स्टॉक। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है कि 11-12% ये रैली दिखा रहा है। जब मतलब एलजी जब तक आया नहीं था बाजार में तब तक इन गुड्स पे कोई, मतलब व्हाइट गुड्स पे कोई नजर नहीं दे रहा था। और अपनी जितनी बार भी जीएसटी के बारे में बात हुई थी मैंने यही कहा था कि एफएमसीजी हो सकता है कि एक लिमिटेशन में बढ़े, क्योंकि आप अगर ब्रश एक बार कर रहे हो या 2 बार कर रहे हो तो तीसरी बार नहीं करने वाले। लेकिन जो व्हाइट गुड्स है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है, वहां पे आपको पक्का अच्छा, मतलब अच्छा सेल्स ग्रोथ वगैरह आगे चल के देखने को मिल सकता है। तो एलजी के बाद में ये कैचअप रैली हो रहा है वर्लपूल में, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज काफी चीप लग रहा है कंपैरेटिवली। तो श्योरली बहुत बढ़िया कंपनी है, और अभी हाल ही में मतलब पिछले कुछ ही महीनों में इसका स्टेक सेल वगैरह हुआ है, तो उसके कारण भी अब हो सकता है कि मैनेजमेंट का ज्यादा फोकस रहेगा कंपनी पे, तो इसके कारण ये कंपनी भी और अच्छा कर सकती है आगे चल के। और अगर आपको एक और कॉन्ट्रेरियन अगर बेट देखना है तो इसको रिकमेंडेशन के रूप में मत लो, लेकिन इसी व्हाइट गुड्स की सेगमेंट है क्रॉम्पटन ग्रीव्स, तो आप अगर उसका वैल्यूएशन देखो तो वर्लपूल से भी सस्ता है आज के दिन। तो ये कब दौड़ेगा भगवान जाने, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ आप अगर कंपैरेटिव अगर स्टडी करते हो तो ये भी ओवरड्यू है रनअप के लिए। तो वर्लपूल और क्रॉम्पटन दोनों पे मैं बुलिश रहूंगा। ठीक है,
वर्लपूल और क्रॉम्पटन दोनों पर बुलिश हैं और वर्लपूल ने ब्रांड लाइसेंस एग्रीमेंट किया है, टेक्नोलॉजी लाइसेंस एग्रीमेंट किया है, सर्विसेज एग्रीमेंट किया है। कई सारे इनकी ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट के बाद और बोर्ड के अप्रूवल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अप्रूवल के बाद ये सारी चीज़ें हुई हैं। उसके चलते शेयर में हम तेज़ी देख रहे हैं। एक नतीजा है, जरा इसको देख लेते हैं। PCBL केमिकल, फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड, इसको पहले हम इस्लाम से जानते थे और हम देख रहे हैं कि मुनाफा जो है 123 करोड़ रुपए से घट के आया है 61 करोड़ रुपए पर, यानी कि आधा ही हो गया मुनाफा। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आय बिना बदलाव के 2163 करोड़ रुपए, आय में कोई चेंजेस नहीं है। एबिटा में कमी है जाहिर तौर पर, 363 करोड़ रुपए से घटकर 266 करोड़ रुपए का ये फिगर आया है। तो जो मुनाफा जो इनका आधा हुआ है उसके चलते हम देख रहे हैं कि शेयर में एक गिरावट देखने को मिल रही है। करीब 3% ये शेयर आपको नीचे दिखाई देगा इस वक्त PCBL का। हालांकि जो झटका लगा, थोड़ा उभरने की कोशिश की है शेयर ने, लेकिन एक जरा व्यू ले लेते हैं PCBL के शेयर पर, फिर ब्रेक भी हमें लेना होगा। आप ही राय दीजिए सर विवेक जी, PCBL फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड वोलेटाइल रहा है और कोई ज्यादा हमने एक तरफा एक्शन देखा नहीं है शेयर में। क्या राय होगी आपकी शेयर को लेकर? देखिए, मतलब जो सेगमेंट में है कार्बन ब्लैक में, ये बहुत अच्छा सेगमेंट है, लेकिन जो RPG ग्रुप की कंपनी है वो जनरली ऐसे ही मूव करती है। जब मूव करती है बहुत अच्छा मूव करेगी, उसके बाद में आपको दिखेगा कि कहीं नहीं जा रही है। तो यही सिचुएशन होकर रहेगा PCBL, और आप अगर देख लो उनके दूसरे ग्रुप कंपनीज का भी यही हालत है। तो ओवरऑल अब उनको वापस मैनेजमेंट को कब इंटरेस्ट आएगा स्टॉक में, ये तो बोलना मुश्किल है, ताकि वापस स्टॉक चले। लेकिन वैल्यूएशन वाइज, बिजनेस वाइज और जो कार्बन ब्लैक का कंजम्पशन है, आई थिंक चाइना के चक्कर में ये भी ठीक ठाक ही आपको दिखने वाला आगे चल के। तो इस वैल्यूएशन में ठीक आप होल्ड कर सकते हो। मैं बहुत अग्रेसिव बाइंग की सलाह नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ जरूर होल्ड कर सकते हो। और ज्यादा से ज्यादा अगर मुझे दिखता है तो इसमें 400-410 का वैल्यूएशन दिखता है। बिल्कुल, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी और इंटरेस्टिंग इनका बिजनेस स्ट्रक्चर भी है। हम ऑटोज़ की बात करते हैं, ऑटो एंसलरी की बात करते हैं, लेकिन PCBL फिलिप कार्बन ब्लैक लिमिटेड की प्रोडक्ट सेगमेंट में से एक सेगमेंट है जो कि एंसलरी का भी एंसलरी है। ये टायर में इस्तेमाल होने वाले कार्बन ब्लैक बनाती है। एक समय था जब करीब 541 के लेवल्स भी सितंबर अक्टूबर 2024 की मैं बात कर रही हूँ, जब 547 तक के लेवल्स भी फिलिप कार्बन ब्लैक PCBL में नजर आए थे। वहां से अब गिरावट का ट्रेंड पिछले एक साल में तो बिल्कुल नहीं चल पाया। इस स्टॉक का कमजोरी है और नतीजे भी इस वक्त कमजोर ही आ रहे हैं सालाना आधार पर। लेकिन चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस भी लाइंड अप है और हमारे एक्सपर्ट्स भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। त्योहार दिवाली, और इस दिवाली पर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि निवेश के लिहाज से दिवाली तक आपके लिए भरपूर मौके हम क्रिएट कर पाएं। क्या बाजार नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ेगा? किन सेक्टर में मौके बनेंगे? साथ ही नए निवेशकों के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की है BSE मेंबर रमेश दमानी से सजीत मंघाट और आयशा फरीदी ने। आइए आपको दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ET नाउ स्वदेश और आज हमारे साथ हैं रमेश दमानी जो कि वेटरन इन्वेस्टर हैं मार्केट के। रमेश, धन्यवाद ET नाउ स्वदेश से आने के लिए और आपके लिए आपको शुभ दीपावली। पहला सवाल आपसे, ये जो मार्केट हमने देखा है कंसोलिडेशन फेस में, इस मार्केट में क्या खरीदना चाहिए और इन निवेशकों को कैसे अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहिए मे बी अगले 5 या 10 साल के लिए? थैंक यू पहले मुझे दिवाली में बुलाने के लिए और संवत 2082 की सबको शुभकामनाएं, शुभ लाभ होता रहे आपके घर में। थैंक यू सो मच अगेन। आई थिंक जो बुल मार्केट चालू होता 4 साल पहले वो बरकरार है, दैट इज़ फाइन। तो लोग आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट देखते हैं कि अप्रैल 1 से मार्च 31 इंडेक्स 5% डाउन था, तो इट्स नॉट बीन अ गुड ईयर फॉर द मार्केट। बट अगर आप 4 साल से देखें, इंडेक्स इज क्वाड्रुपल्ड, इज फाइन, and I think next 4 years will continue to do fine. So I think ये थोड़ा artificial construct है
कि एक 12 महीने की स्थिति में देखने का बाजार में उसमें डिसाइड करना अच्छा है कि नहीं. I think it's a wrong way. I think look at over a period. Bull market is intact. Bull market's head higher. I think we're fine. बट रमेश, आउटसाइड इक्विटीज जब आप सोने और चांदी के भाव को देखें तो लगता है कि इक्विटीज ने तो कुछ भी नहीं करा पिछले एक साल में, एटलीस्ट निफ्टी ने. व्हाट इज द मैसेज टू इन्वेस्टर्स जो अब फिर भी फोमो फील कर रहे हैं, रिकॉर्ड हाईज ऑल्सो सोच रहे हैं कि हमारे पास शायद सोने चांदी का एक्सपोजर अभी कम है? आयशा जी, अगर आप ट्रेडर और स्पेक्युलेटर है, आपको राइट है फोमो फील करने का. अच्छी रैली हुई थी और आप पास शेयर नहीं है, जैसे मेरे पास कुछ खास नहीं है सिल्वर गोल्ड में, तो आई फील लेट डाउन. बट इफ एन इन्वेस्टर, equities remains the place to be. The long term, say since 1980, 1990, 2000, long term CAGR for silver, gold, precious metal about 3 to 5%. For equities about 10-12% in dollar terms both, if you compare them both. So where do you want to put your money? You want to जहाँ सबसे ज़्यादा उन्नति हो सकती है, which is in equities. So अगर आपने 100 शेयर इन्फोसिस लिए थे 1993 में, आज 100 शेयर के 3 लाख शेयर हो गए, वो 10,000 रुपये का 40 करोड़ रुपये हो गए, प्लस ब्याज मिला आपको. अगर आपने 1 आउंस सोना खरीदा था 1990 में, उसी समय वो अभी भी आपके पास 1 आउंस ही सोना है, न डिविडेंड मिला है न कुछ और मिला, जस्ट कैपिटल अप्रिसिएशन, एंड दैट आल्सो मॉडेस्ट कंपेयर टू ग्रेट स्टॉक्स. सो यू कुड हैव बॉट 1990s में स्टॉक्स लाइक इन्फोसिस, HDFC, हीरो होंडा, रेड्डी, सिप्ला, सो मेनी स्टॉक्स आर गिविंग यू मल्टीपल रिटर्न्स. सो जो लोग बोलते हैं कि या तो इंडेक्स फंड ले लो, वो शायद समझ नहीं रहे हैं कि ट्रू वेल्थ इज क्रिएटेड इन फाइंडिंग ग्रेट स्टॉक्स, एंड इज नॉट ईजी टू फाइंड दैट. आई एग्री, बट मेकिंग मनी इज नेवर ईजी, इज इट? आई मीन यू वर्क ऑल डे एंड लॉन्ग टू मेक अ लिविंग. सो रमेश, आपने कुछ स्टॉक्स के नाम लिए, ये 10 साल पहले ये ग्रोथ स्टॉक्स माने जाते थे. आज अगर आप देखें इस मार्केट में कौन से सेक्टर हैं जो ग्रोथ सेक्टर होंगे या कौन से स्टॉक्स हैं जो ग्रोथ स्टॉक्स होंगे आज के लिए? या अच्छा सवाल है. देखिए, ये हम लोग का प्रयास यही रहता है कि दिन भर टू फाइंड द विनर्स ऑफ टुमारो, इफ़ यू विल. जो बुल मार्केट जो शुरू हुआ था 2020-21 में कोविड के समय, उसमें लीडरशिप था पब्लिक सेक्टर एंड कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएटरीज. दोज वर द टू, आई थिंक, डिस्टिंक्ट लीडर्स इन द मार्केट ऑफ दैट. So I think the next 4 years will continue to be powered by the public sector stocks and perhaps some of the capital market stocks. The reason I say that is that अपन ज़िंदगी तो जीते हैं आगे से, बट समझते हैं पिछवाड़े. तो अभी क्या हुआ कि क्यों बढ़े ये सब? बिकॉज ये गवर्नमेंट स्टेट डायरेक्टेड कैपिटलिज्म स्टार्टेड अगेन, जो 1980s में हुआ करता था और फिर वो अपन भूल गए. वी वेंट टू फ्री मार्केट्स, डीरेगुलेशन, प्राइवेटाइजेशन हैज नाउ गॉन बैक. तो अमेरिका जैसी कंट्री विच इज़ द चैम्पियन ऑफ फ्री मार्केट्स is investing in Intel, Molycorp. So the government is directing investments in listed businesses. Japan, they're doing it. China, they're doing it. In India, how does the government express its intention to do capex? Through the public sector stocks, through defense building, infrastructure building, railway building. So those stocks will continue to lead. So thoda, maybe you have to shuffle the pack a little bit in the PSU sectors, go to more, say, rare earth, construction, shipbuilding, which are the government priorities as announced by them. And then, other than that, we bought a lot of pharma shares, which we feel that in the mid-cap space, 2,000, 10,000 crore space, there are a lot of companies that are doing intellectual property, novel vaccines, novel drugs, filing ANDAs, excellent manufacturing facilities overseas. I think we're finding opportunity in those shares. क्या आपने देखा कि मार्केट का कंस्ट्रक्ट भी चेंज हुआ है? क्योंकि आप एटलीस्ट 30-40 साल रहे हैं मार्केट में. हमने देखा कि कोविड के बाद जो नए इन्वेस्टर्स आए हैं, 3 करोड़ थे पहले, अभी 12 करोड़ एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, डीमैट 20 करोड़ हो गए. वो इन्वेस्टर्स का जो फिलॉसफी है इन्वेस्टमेंट का, वो भी चेंज हो रहा है, और जहां वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी चेंज हो रहा है. आई थिंक फर्स्ट जो आए वो बहुत बड़ी बात है, बिकॉज दे प्रोवाइड अ वॉल लिक्विडिटी फॉर द मार्केट. मार्केट्स नीड लिक्विडिटी एट द एंड ऑफ द डे. सपोज द रिटेल इन्वेस्टर्स वाज स्टिल एट 2-3 करोड़ और ये फॉरेनर्स $20 बिलियन बेच देते, तो इंडिया में तूफान ही आ जाता एकदम. सब लोग परेशान हो जाते इसकी वजह से. सो वी आर वेरी ग्रेटफुल द रिटेल इन्वेस्टर्स हैव कम इन सच बिग अमाउंट्स एंड स्टेड इन्वेस्टेड इन इंडिया. आई थिंक दे विल ऑल्सो लर्न ओवर पीरियड ऑफ टाइम हाउ टू बाई गुड शेयर्स, हाउ टू होल्ड शेयर्स, हाउ नॉट टू फ्लिप शेयर्स फॉर अ फ्यू बक्स गेन. मैं अक्सर कहता हूँ लोगों को दैट द सैडेस्ट थिंग इन द स्टॉक मार्केट in a bull market is someone who makes 20 points when you could make 200 times the returns, So I think the investors will learn. But the fact that they are voting with their wallets and investing in India and being bullish on India is a great sign. हम लोग बहुत सालों से परेशान थे कि why don't Indian investors come and invest in India, which is such a great opportunity, so many great companies out to invest.
finally they seem to have woken up. And as you correctly pointed out earlier, not only have they woken up, foreign investors are also starting to divest in India because the valuations are so rich. जी MNCs आ रहे हैं इंडिया में और List कर रहे हैं इधर। हुंडई है और आपका LG है और आगे जाके काफ़ी और कंपनीज आ रहे हैं. It's a great, they participate in Indian markets and they also allow us to participate in the wealth creation. So I think it's a great development, and there's some good attractive stocks despite what seems like high valuations to begin with. I think looking at the context of India, they seem well valued. रमेश, अगर इंडियन इन्वेस्टर्स की बात करें तो आपको लगता है कि कैपिटल मार्केट थीम ऑल्सो एक स्ट्रक्चरल डेकेडल थीम है which should be part of your core portfolio? I think so. I think, Aisha, that I would agree with you there. I think I particularly been late to that party. I was more invested in the other stocks, but I think they will continue to do well because, as you pointed out, that we're going from 3 crore to 14 crore investors, from 2 crores to 20 crore demat holdings. And this is like people understand they were having some portion Financialization of savings into equities is very important because, you know, if you don't, you'll be left behind. So I think it will be a decadal theme. आपको लगता है कि आज के डेट में एक हाउस होल्ड को एक इक्विटी पोर्टफोलियो होना ज़रूरी है, और अगर है तो उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करें और किस ड्यूरेशन के लिए करें? आपने अपने बेटे के लिए भी किया है, आपने पोतों के लिए और पोतियों के लिए भी किया है, तो अगर कोई निवेशक अगर करना चाहे तो उसको क्या देखना चाहिए और कैसे करना चाहिए? देखिए, the first thing is, my friend Rakesh used to say, is you start investing. The first thing you do, you know, first of all, आप इन्वेस्ट ही नहीं करोगे, खाली देखते रहोगे साइडलाइन से तो कुछ होगा नहीं. You know, you miss, as someone famous said, you miss 100% of those shots you don't take. So the first shot you take is to remain invested out there. फिर आप, if you're lucky, you'll get an Infosys, an HDFC, a Reddy, a Cipla, I don't know, some good stocks out there. And take a long-term view. I think बहुत जरूरी है लाइफ में to invest in appreciating assets and not depreciating assets. And stock markets over time have proved to be the best appreciating assets. All of the asset classes, gold, bonds, fixed deposit, have provided inferior returns than equities. So the best appreciating equity class, asset class is equities. So you first decide to allocate some portion of my money into equities. And then I'm going to hold it because history has taught us that if you keep it over 5-10 years, you'll end up making money, provided by a good business. So don't go on tapes, don't go on listening to get quick rich money schemes. अगर 20-25% आपके पोर्टफोलियो बढ़ता है हर साल, it's a really good return. And don't worry about year to year. This year the index is down, so markets may be bad. And जैसे राकेश झुनझुनवाला कहते थे, believe in India. Absolutely, absolutely true, absolutely true. और अब जैसे आप कह रहे हैं कि पैसिव फंड्स को मत देखिए, इंडेक्स को मत देखिए, स्टोरीज पर लीजिए और उसको लॉन्ग टर्म रखिए. I would say that, see, a lot of people invest in passive funds and it's not wrong. If you can't do active investment, you should do passive investment. That is the next best alternative. But the next best alternative you can't do is not to do, you know, fixed deposit investing, where you're not, you know, making any money, or inflation is eating into your returns out there. So if you can't do active investing and you don't have the bandwidth to do it, I agree, do passive investing, invest in an index fund, you'll do fine. But over time, I think today only I saw a chart that said from the last 25 years, 2000 to 2025, the best returning stock market in dollar terms is the Indian stock market, way ahead of the US stock market also, maybe 10-11% compounded returns. की सेक्टर्स, आपका AI का थीम चल रहा है, डेटा सेंटर्स चल रहे हैं, डिफेंस तो है ही आज के डेट में, पर प्राइवेट सेक्टर डिफेंस भी आ रहा है इसके अंदर. ये जो की नए सेक्टर्स आ रहे हैं, उनको कैसे देखना चाहिए एक निवेशक के? देखिए, निवेशकों में एक बोलूँगा कि जो नया है, जो अच्छा नहीं है, not necessarily good investments, okay? Or old is also not a good investment. You want to find stocks that are cheap. It's the fundamental building block of a good portfolio. Something you understand and something that's cheap. वो जैसे मेरी माँ कहती थी कि जब शॉपिंग करते हैं कि रुपये की चीज़ चवन्नी में खरीदना चाहिए अपने. We want to buy cheap. So the first thing you do is to decide it's cheap. क्यों होता है? बाजार में होता है. For some reason people throw away सोना, कभी पीतल के दाम बेचते हैं, कभी पीतल सोना के दाम बेचते हैं. तो कभी आपको लग रहा है जो आपको चीज़ समझ है कोई बिजनेस की या कोई धंधे की, जो एकदम सस्ता मिल रहा है, वो ले लीजिए. I mean, they're not necessarily saying that you can only make money in new economy stocks or platform stocks or PSU stocks. I mean, they all get valued at a particular amount of time. So it is your job to figure out what is cheap and then buy that with conviction. तो रमेश, इस मार्केट में जो कि काफी वेल डिस्कवर्ड है, क्या पॉकेट सस्ते लग रहे हैं? As I mentioned earlier to you, I think PSU pack here that will be reshuffled. तो
rare earths, which is the government priority, shipbuilding, which the government is going to spend enormous capital on in the next few years, construction space. Within that basket, I think those three sectors will do probably well out there. I like pharma, Aisha, for the first time in my life that I bought a lot of pharma shares because they have intellectual property. तो वैक्सीन बना रहे हैं, कोई एंटीबायोटिक्स बना रहे हैं, कोई ANDAs डिस्कवर कर रहे हैं. I think they are the one that do the well discovered stocks, Reddy, Cipla. Other than that, there are a whole bunch of people doing innovative work in pharma. So I think those two sectors look good. जी रमेश, आप ईटी नाउ स्वदेश में आए और दिवाली के अवसर पर हमसे बात की. धन्यवाद. आज बहुत बहुत आपका धन्यवाद. थैंक यू फॉर हैविंग मी. थैंक यू. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है क्लोजिंग कॉल्स में. और देखिए मार्केट में आज वॉलेटिलिटी भरपूर है, बट इस बीच निफ्टी बैंक फिर से एक बार 300 अंकों की तेजी दिखाता हुआ और निफ्टी 50 में भी निचले स्तरों से फिर से एक अच्छी रिकवरी आई. अभी फिलहाल 150 अंकों से ज्यादा की मजबूती है, तो जाते जाते कहीं ना कहीं एक रिकवरी अच्छी आती हुई हम देख रहे हैं. और आज कंजम्पशन बास्केट जो है काफी अच्छी तरीके से मूव कर रहा है और एशियन पेंट्स बन चुका है निफ्टी का टॉप गेनर. ढेर सारे काउंटर्स हैं जिन पर चर्चा करेंगे. हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे ढेर सारी ट्रेडिंग कॉल्स भी लेंगे. हमारे साथ शो में आज हरीश जुड़े हुए हैं, विवेक कारवा हैं और साथ ही निमेश ठाकर हमारे साथ मौजूद हैं. आप सभी का स्वागत है. और हम चर्चा ही कर रहे थे किस तरीके की रौनक आज मार्केट्स दिखा रहा है. पर शुरुआत करते हैं एशियन पेंट से ही, क्योंकि कहीं ना कहीं ये काउंटर बहुत ही स्लो मूवर रहा है. पिटाई ही देखने को मिली और एक्चुअली कल के क्लोजिंग शो में भी हमने इस पर एक बार चर्चा ज़रूर की थी, बट हमारे एक्सपर्ट का कहना था कि इतनी पिटाई के बाद जो रिकवरी दिखा रहा है थोड़ा सा इसमें अभी बच के ही चलें. बट विवेक, एक बार आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए कंपटीशन काफ़ी है इस पूरे स्पेस में, ये हम जानते हैं, और वन ऑफ द मेजर रीजंस के स्टॉक में एक पिटाई हमें देखने को मिली. बट त्योहार के समय जो है डिमांड थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखती है. कैसे देख रहे हैं आप एशियन पेंट्स को, और क्या वैल्यूएशन के फ्रंट पे ये आपको अच्छा लग रहा है? गुड आफ्टरनून सृष्टि. देखिए ऐसा है कि अब मॉनसून खत्म हो गया है. इनफैक्ट आजकल मॉनसून का कोई भरोसा नहीं होता कब बारिश आती है, फिर भी ऑफिशियली मॉनसून खत्म हो चुका है. और जब मॉनसून खत्म होता है तो उसके बाद में लोग दिवाली के लिए पेंटिंग चालू करते हैं और वो चलता है तब बैसाखी और पोंगल वगैरह जब तक आती है, तब मतलब फरवरी तक. ये एक सीजन रहता है पेंट कंपनीज के लिए, पहला चीज. दूसरी चीज, जो कंजम्पशन थीम पे हम लोग लगातार बात कर रहे थे, तो चाहे वो इनकम टैक्स कट हो या फिर मेन बेनिफिट है जीएसटी कट का रूरल सेगमेंट में, क्योंकि वहां पे लोगों के हाथ में थोड़ा बहुत पैसा बच रहा है और भी, तो वो पैसा हो सकता है कि यहाँ पे स्पेंडिंग के रूप में आपको देखने को मिले. और तीसरी चीज ये है कि जो क्रूड था 2-3 दिन पहले एक बार गिरा और उसके बाद वापस संभला हुआ है अभी, लेकिन ये नहीं लग रहा है कि कोई भी नेगेटिव फैक्टर के ऊपर जाएगा. तो ये सारे फैक्टर्स, और सबसे बड़ी बात ये है कि एशियन पेंट्स वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ गया था. वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 100 पी के ऊपर चला गया था, जो करेक्शन आके 50 तक जाके अभी करीबन 60-62 के बीच में ये चल रहा है. तो यहाँ पे मैं ये देखूंगा कि इतना कम वैल्यूएशन के बाद एक रैली है, ये रिकवरी रैली है, और ये बहुत ज्यादा चलेगी ये मुझे डाउटफुल है, क्योंकि इतना करेक्शन हुआ है करके थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है इन दी पूरे के पूरे सेगमेंट में. वैल्यूएशन आज भी बहुत सस्ते नहीं हुए हैं, मे बी फेयर वैल्यूएशन और महंगे के बीच में कहीं चल रहे हैं. तो वो जो कंफर्ट लेवल होना चाहिए वो अभी तक उतना नहीं है. तो थोड़ा सा सावधानी रहना होगा आपको, क्योंकि ये खाली एक डेड कैट बाउंस नहीं बन जाए. तो 1-2 दिन और अगर ये सस्टेन करता है तो आप इसमें बाइंग करोगे, नहीं तो नहीं करोगे. और ज्यादा से ज्यादा मैं वो 2-3% ऊपर इसको देखता हूँ. क्लियर रहा है, एशियन पेंट से एक डेड कैट बाउंस की तरह इसको आप ले. फिलहाल एक बाउंस तो दिख रहा है, पर थोड़ा इसमें बचने की भी आपको ज़रूरत है. बट इस बीच हमारे साथ निमेश ठाकर भी जुड़ चुके हैं शो में. निमेश, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पे. पर सबसे पहले आपसे आपकी कॉल समझना चाहेंगे. बताइए कहाँ पर है आपकी नज़र? Very good afternoon, Srishti, and Diwali greetings to all my colleague and ईटी नाउ स्वदेश के सभी दर्शक मित्रों को. देखिए, मेरा पहला रिकमेंडेशन पेंट सेगमेंट से ही, और मैं बर्जर पेंट को बाय रिकमेंड करता हूं. जिस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर है, एक साइडवे का स्ट्रक्चर है, और आज के दिन में जिस तरह से एक वॉल्यूम के साथ हम लोग एक ग्रीन कैंडल देख रहे हैं,
स्टॉक 200 दिन के एवरेज के पास काफी कंसोलिडेट हो चुका है और मैं मानता हूं कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म आउटलुक यहाँ से काफी बुलिश बन रहा है। तो बर्जर पेंट के अंदर यहाँ से शॉर्ट टर्म व्यू बुलिश है, मैं यहाँ से बाय रिकमेंड करता हूँ। नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस लगाना है वो 530 रुपए का लगाना है और ऊपर में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 575 580 तक के लेवल आने वाले 1 या 2 वीक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो बर्जर पेंट यहाँ से बाय रिकमेंडेशन है। और दूसरा जो है वो आईसीआईसीआई बैंक है। अगर आप बैंक निफ्टी देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बना हुआ है और उसमें भी आईसीआईसीआई बैंक का हम लोग चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक ने एक हायर टॉप हायर बॉटम का एक फॉर्मेशन बनाया है और रिसेंटली 200 दिन के एवरेज के पास से स्टॉक अच्छा रिकवरी दिख रहा है। मैं मानता हूं कि यहाँ से आईसीआईसीआई बैंक अच्छा कर सकता है। तो आईसीआईसीआई बैंक करंट लेवल से बाय रिकमेंडेशन है, एक ब्रेकआउट प्ले है। ऊपर में मैं मानता हूं कि 1470 के टारगेट प्राइस शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं एक वीक के अंदर। तो करंट लेवल से आईसीआईसीआई बैंक बाय रिकमेंडेशन है। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस जो है वो 1420 का लगाना है और 1470 के टारगेट प्राइस शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पर 2 कॉल्स आती हुई निवेश की तरफ से, इन दोनों पे ही नज़र ज़रूर रखेंगे। और आप देखिए आईसीआईसीआई बैंक किस तरीके के ज़बरदस्त मूव्स दिखा रहा है, पूरे दिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम कंसोलिडेट करता हुआ और अब जो है लगभग 1.5% की यहाँ पर मजबूती है। पर चलिए फिलहाल इसी के साथ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम जल्द लौटेंगे। बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं तो बाजार में फिर से तेजी बढ़ी है। 25,710 के ऊपर निफ्टी दिख रहा है, 125 अंकों से ज़्यादा की मजबूती दिख रही है। फिर से डे हाई के बेहद करीब निफ्टी 50 पहुंचता दिख रहा है। निफ्टी बैंक भी अब फिर से वापस से तेज होता दिख रहा है, करीब करीब 300 अंकों की मजबूती निफ्टी बैंक में भी आ चुकी है। इस बीच एक नतीजे भी आए हिंदुस्तान जिंक के, उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। नतीजे अच्छे दिख रहे हैं। यहाँ पर मुनाफा करीब पिछले साल की दूसरी तिमाही से करीब 14% की ग्रोथ यहाँ पर दिखी है। ऑपरेशनल जो रेवेन्यू है उसमें भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है और प्रॉफिट मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है और ये बढ़कर 31% के आसपास हो गया है। तो ये नतीजे प्राइमा फेसी ठीक ठाक दिख रहे हैं। हालांकि स्टॉक अभी भी नतीजे आने के बाद थोड़ी सुधार ज़रूर दिखे हैं, लेकिन डे लो पे था कुछ वक्त पहले तक, अब 1.5% तक की गिरावट यहाँ पे दिख रही है। निमेश जी बताइए, हिंदुस्तान जिंक को लेकर आपका नज़रिया क्या है? देखिए चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ से एक अच्छा दिख रहा है और अगर लॉन्ग टर्म चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है। मैं मानता हूं कि जिस तरह से स्ट्रक्चर और जिस तरह से मेटल सेक्टर का आउटलुक है, एक बुलिश आउटलुक है, तो यहाँ से अगर हिंदुस्तान जिंक के अंदर ये जो कुछ भी गिरावट है, बाइंग अपॉर्चुनिटी कंसीडर की जा सकती है। नीचे की तरफ अगर 21 ई में देखे तो 485 के आसपास आती है। तो अगर और यहाँ से 5-10 रुपया अगर शेयर नीचे जाता है तो मैं डेफिनेटली हिंदुस्तान जिंक के अंदर बाय रिकमेंड दूंगा। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस है वो 470 का लगाना है और मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान जिंक के अंदर जिस तरह से मेटल सेक्टर का आउटलुक है, मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान जिंक के अंदर ऊपर में 575 तक के टारगेट प्राइस एक मीडियम टू लंबी अवधि के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी है 490 के आसपास, 475 का स्टॉप लॉस लगाना है और 570 के टारगेट प्राइस रहेंगे आने वाले दिनों में। तक जा सकता है हिंदुस्तान जिंक मीडियम टर्म में, यहाँ पे 490 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। और देश की सबसे बड़ी सिल्वर प्रोड्यूसिंग कंपनी है, करीब 90 से 95% इनका मार्केट शेयर है सिल्वर प्रोडक्शन में और उसका बड़ा बेनिफिशियरी भी है। सिल्वर का प्रॉक्सी प्ले भी कहा जाता है कि चांदी में अगर की तेज़ी को अगर प्ले करना है तो हिंदुस्तान जिंक के जरिए भी कर सकते हैं। चलिए एक और स्टॉक है जो नतीजों के बाद आज काफ़ी दबाव में दिख रहा है, वो है जी एंटरटेनमेंट का स्टॉक। आज करीब 4% की गिरावट यहाँ पर दिख रही है। जी एंटरटेनमेंट की मैं बात कर रहा था, जील की, यहाँ पर आज कमजोरी काफ़ी दिख रही है। विवेक जी इस पर राय दीजिए, एक फंडामेंटल व्यू दीजिए जी एंटरटेनमेंट को लेकर। स्टॉक आज काफ़ी कमजोर दिख रहा है नतीजों के बाद, क्या और वीकनेस दिख रही है क्या इस स्टॉक में? मैं तो ऐसे उदाहरण देना चाहूंगा। देखिए कई बार होता है ना कि एक आदमी दूर से शांत स्वभाव का, अच्छा एकदम गुड मैनर्स वाला सब दिखता है, लेकिन जब तक मुंह नहीं खोले, और मुंह खोलते ही पता चलता है कि कोई मैनरिज्म ही नहीं है। तो वैसा सा हालत हो रखा है। तो कंपनी जीरो डेट कंपनी है, मार्केट शेयर अच्छा है इसका, इसके प्रोग्राम्स और जो बुके है सारा का सारा सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये जो मैनेजमेंट टसल वगैरह अभी भी सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, उसके कारण स्टॉक नहीं चल रहा है। तो अब जब तक ये सारा का सारा मामला, उलझा हुआ मामला ठीक ठाक नहीं हो, वापस ठीक नहीं हो,
मुझे नहीं लगता है कि आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे रिस्क लेना चाहिए। हाँ, यहाँ पे कौन रिस्क ले सकता है? जो जो डू और डाई या फिर समझ लीजिए कि मेक और ब्रेक वाले जो इन्वेस्टर्स है, जो रिस्क लेने के लिए सही असली मायने वाला रिस्क लेने के लिए रेडी है, वो लोग थोड़ा बहुत इसमें निवेश कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे स्टॉक से अभी तो दूर रहना ही बेटर रहेगा, क्योंकि एक तो पहली बात तो कब चलेगा नहीं मालूम, और आगे आगे चल के जो इश्यूज है वो सब सॉर्ट आउट होंगे नहीं होंगे ये भी नहीं मालूम। तो अगर आपके खिलाफ अगर कुछ भी जाता है, स्टॉक के खिलाफ जाता है, तो आपको अच्छा खासा करेक्शन भी देखना पड़ सकता है। लेकिन हाँ, जो मेक और ब्रेक वाले लोग हैं वो हो सकता है कि कमा भी अच्छा ले। तो एक्सट्रीम ओपिनियन रहेगा। तो यहाँ पे क्लियर कट बाई या सेल नहीं है। हाँ, आपको रिस्क लेना है या नहीं लेना है, यही आपको डिसाइड करना है। कर लीजिए, रिस्क ले सकते हैं तभी यहाँ पर एंट्री करें, अदरवाइज इससे दूर रहे, क्योंकि जब तक मैनेजमेंट टसल यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है तब तक यहाँ पर सुधार की उम्मीदें नहीं दिख रही है। चलिए, इस बीच JSW स्टील के दूसरी तिमाही के नतीजे आने शुरू हो चुके हैं। वो धीरे धीरे नंबर आपको स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। कंपनी का जो Q2 का EBITDA है वो करीब करीब 7,115 करोड़ के आसपास का है। पिछले साल की दूसरी तिमाही में ये जो नंबर्स थे वो 5,437 करोड़ के आसपास थे, और अनुमान भी इसी आसपास में था। तो अनुमान के आसपास ही दिख रहा है JSW स्टील का ये दूसरी तिमाही के EBITDA के जो नंबर अभी आ रहे हैं। EBITDA मार्जिन की अगर बात करें तो Q2 EBITDA मार्जिन है 15.76%, जो पिछली तिमाही में था 13.7%, यानी वहाँ से ये सुधार दिख रहा है। और ये अनुमान से भी EBITDA मार्जिन के फ्रंट पर ये नतीजे अच्छे दिख रहे हैं। JSW स्टील को लेकर हरीश जी बताइए, क्या राय बन रही है? टेक्निकली कैसा दिख रहा है ये स्टॉक? नतीजे के नंबर धीरे धीरे आपको और बताएंगे, अभी आने शुरू हो रहे हैं सर। बिल्कुल शुमन जी, अगर देखा है, देखिए लास्ट मेटल इंडेक्स में देखा जाए तो JSW स्टील क्लियरली एक आउट परफॉर्मर रहा है। स्टॉक में देखा है तो लगातार एक हायर टॉप हायर बॉटम है। कुछ दिनों से थोड़ा कंसोलिडेशन में है स्टॉक प्राइस, लेकिन मुझे लग रहा है कि 1130 1135 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है स्टॉक प्राइस में। तो जब तक इसके ऊपर टिका हुआ है, इसके ऊपर ओवरऑल रैली कंटिन्यू हो सकता है। तो फिलहाल के लिए जिस तरह से सेटअप है, मुझे लग रहा है कि तेजी का ही रुझान है। हावेवर अगर देखा है तो रिजल्ट के टाइम पे थोड़ा वोलेटिलिटी बिल्कुल देखने मिल सकती है। तो उसके चलते मैं थोड़ा वेट करना चाहता हूँ जब तक पूरा रिजल्ट क्लियरली बाहर ना है, उसके बाद ही मुझे लग रहा है कि फ्रेश एंट्री करनी चाहिए। अगर किसी को लॉन्ग पोजीशन है तो मुझे लग रहा है बने रह सकते हैं अभी भी, क्योंकि जिस तरीके से रनअप देखने मिल रहा है तो ओवरऑल अभी भी तेजी का ही रुझान है। तो हो सकता है कि थोड़ा वॉलेटिलिटी देखने मिल सकते हैं रिजल्ट के चलते। तो ऊपर की ओर देखा है तो मुझे लग रहा है कि 1180 से लेके 1200 के आसपास तक ऊपर की ओर चांस है और एक्सटेंड आने के लिए। तो ओवरऑल जब बाइंग का रिकमेंडेशन है, लेकिन थोड़ा जो भी है फ्रेश बाइंग रिजल्ट के आने के बाद ही मुझे लग रहा है कि बाइंग करना चाहिए। और मुनाफे के फ्रंट में हालांकि अनुमान से थोड़े कमज़ोर ज़रूर दिख रहे हैं, लेकिन मार्जिन यहाँ पर अच्छा सुधार देखने को मिल रहा है। EBITDA मार्जिन 15.76% रहा है। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद नतीजों पे और कुछ डिटेल्स लेकर हम आपके पास हाजिर होंगे। जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब वक्त हो चुका है हमारे खास सेगमेंट का, मार्केट एट 3 का। चलिए, मार्केट एट 3 लेकर हमारे सहयोगी आनंद शुक्ला मौजूद है। आनंद, बताइए आज क्या कुछ है मार्केट में, क्या एक्शन दिख रहा है? दोपहर के बाद कौन कौन सी खबरें आई हैं? जी हाँ विश्व मोहन, 3 बजे तक के बाजार की तरफ देखें तो बाजार में आज तेज़ी देखने को मिल रही है, और FMCG सेक्टर जो है वो सबसे बढ़िया कारोबार करता नजर आ रहा है। लगातार तीसरे दिन FMCG शेयरों में तेज़ी देखने को मिल रही है। आप ITC की तरफ देखिए, डाबर की तरफ देखिए, इमामी की तरफ देखिए, सब में 2 से 2.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके अलावा कई सारे कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं। HFCL के नतीजों की बात करें तो मुनाफा घटा है, मुनाफा 73 करोड़ से घटकर 67 करोड़ पर आ गया है। साथ ही साथ आय में भी गिरावट देखने को मिली है। आय 1094 करोड़ से घटकर 1043 करोड़ पर आ गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जिसके चलते आज शेयर में कमजोरी देखने को मिल रही है। अतुल लिमिटेड के नतीजों की बात करें तो मुनाफा जो है 136 करोड़ से बढ़कर 180 करोड़ पहुंच गया है। साथ ही साथ आय में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। मार्जिन हल्का सा गिरा है, लेकिन मुनाफा जो बढ़ा है उसके चलते शेयर में करीब करीब 4% की तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा डालमिया भारत के नतीजों की बात करें तो मुनाफा 46 करोड़ से बढ़कर 236 करोड़ पहुंच गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, यानी कि काफ़ी
अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है और आय भी 3087 करोड़ से बढ़कर 3417 करोड़ के लेवल पर पहुंच गया है। साथ ही साथ कंपनी ने 4 रुपए पर शेयर डिविडेंड का ऐलान किया है, जिसके चलते शेयर हरे निशान में आज कारोबार करता नजर आ रहा है। खबरों की बात कर ले तो M&M ने एम्ब्रेयर के साथ करार किया है और ये जो करार है वो भारत में C390 मीडियम एयरक्राफ्ट के लिए इन्होंने किया है, जिसके चलते शेयर में आज करीब करीब 2% की तेजी देखने को मिल रही है। अंत में एक ब्रोकरेज रिपोर्ट की बात करेंगे। नेस्ले पर नुआमा की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय दी थी और खरीदारी की राय बरकरार रखी है। लक्ष्य जो है उसे बढ़ा दिया है। लक्ष्य 1410 रुपए से बढ़ाकर 1495 रुपए कर दिया है। हमने देखा था कि नेस्ले के नतीजे काफ़ी अच्छे आए थे। जो आय है उसमें करीब करीब 11% की बढ़ोतरी देखने को मिली थी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जिसके चलते आज शेयर में पॉजिटिव एक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये सारे अपडेट्स थे 3 बजे तक, जिनके चलते इन शेयरों में आज कुछ ना कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है। ओके, शुक्रिया आनंद, ये पूरी स्टॉक्स की पूरी लिस्ट लेकर आने के लिए। चलिए, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं इस वक्त, अमोल आठवले हैं, उनकी भी राय ले लेते हैं बाजार पर। पहले उनकी क्लोजिंग कॉल समझ लेते हैं। अमोल, आपकी टॉपिक क्या है आज? गुड आफ्टरनून। 2 पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक पिक से पहले हिंदाल्को के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ 770 के आसपास चल रहा है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 800 और 810 के। स्टॉप लॉस उसका रहेगा 754 का। आज चला नहीं है इम्पैक्ट स्टॉक, बट ब्रॉडर टेक्सचर स्टॉक का अभी भी पॉजिटिव साइड पे। स्टॉक कंसिस्टेंटली हायर लोज फॉर्मेशन मेंटेन रख रहा है। मुझे लगता है रिवर्सल फॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुका है। अगर यही कंटिन्यू रहता है तो हिंदाल्को में अगले हफ्ते में एक प्रॉमिसिंग अप ट्रेंड रैली आने के चांसेस काफी ज्यादा लग रहे हैं। दूसरा SBI कार्ड के साथ जाना चाहूंगा। ये भी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ 930 के आसपास है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 980 के और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 910 का। तो स्टॉक एक कंसिस्टेंटली अप ट्रेंड में बना हुआ है, थोड़ा सा कंसोलिडेट ज्यादा हुआ है, बट मुझे लगता है जब तक 910 के ऊपर ये स्टॉक मेंटेन हो रहा है, आई थिंक ये जो अप ट्रेंड फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है। एक कार्ड आपकी तरफ से और हिंडाल्को, ये दोनों आपकी टॉपिक निकल कर आ रही हैं। लेकिन एक बार वापस से हम नतीजे देख लेते हैं JSW स्टील के। जो नंबर्स अब काफ़ी क्लियर हो चुके हैं, आपकी स्क्रीन पर वो सारे नंबर चल रहे हैं। इविटा फ्रंट पर ये नंबर काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। साथ ही कंसोलिडेटेड मुनाफा भी देखिए तो 439 करोड़ से बढ़कर ये काफ़ी अच्छे नंबर कंसोलिडेटेड मुनाफे के नंबर आए हैं। और कंसोलिडेटेड आय कंपनी की 39,684 करोड़ से बढ़कर 45,152 करोड़ हो गई है। कंसोलिडेटेड ईबिटा के नंबर भी अच्छे बढ़कर आए हैं, 5,437 करोड़ से बढ़कर 7,115 करोड़ और ईबिटा मार्जिन 13.7% से बढ़कर 15.8%। तो अच्छे नंबर कह सकते हैं। और कंसोलिडेटेड मुनाफा के नंबर भी काफ़ी अच्छे हैं। कुल मिलाकर ये नंबर अच्छे दिख रहे हैं। एक बार विवेक जी, JSW स्टील और पूरे सेक्टर को लेकर, मेटल सेक्टर को लेकर आपकी क्या राय होगी? आज के सत्र में दबाव ये पूरा सेक्टर ज़रूर दिख रहा है, लेकिन ये JSW स्टील के जो नंबर है वो अच्छे दिख रहे हैं। साथ ही मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है इसमें उन्होंने कहा है कि 2026 को लेकर वो काफ़ी कॉशियस रहेंगे, क्योंकि जिस तरह की जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है बाज़ार में और टैरिफ को लेकर चिंताएं हैं, उससे हो सकता है जो मोमेंटम बना था इस सेक्टर में उस पर दबाव दिखे। ये मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया है। आप बताइए सर, इस सेक्टर पर और JSW स्टील को लेकर आपकी राय क्या है? देखिए, ऑन द फेस ऑफ इट नंबर्स अच्छे हैं और ज्यादा तो डीप डाउन करने का भी टाइम नहीं मिला है। लेकिन हाँ, जो दिख रहे हैं नंबर्स 13 पॉइंट समथिंग मार्जिन वगैरह, और ये सारे के सारे नंबर्स अच्छे लग रहे हैं। मुझे लगता है कि मेटल में एक्चुअली एक रिकवरी आ रही थी और आपने जैसे बोला कि टैरिफ की वजह से वगैरह थोड़ा सा वहां पे सिचुएशन डाइजी है। फिर भी मुझे लगता है कि मेटल सेगमेंट में आपको थोड़ा सा नजर बना के रखना चाहिए और इन्वेस्टमेंट रखना चाहिए आपको। मे बी JSW स्टील मे नॉट बी द बेस्ट बेट, क्योंकि थोड़ा सा कंपैरेटिव आप अगर पीयर ग्रुप से अगर कंपेयर करते हो तो थोड़ा सा महंगा लगता है। लेकिन हाँ, उसके मुकाबले आप अगर जिंदल स्टील या टाटा स्टील भी लेते हो तो वैल्यूएशन वाइज काफी लोअर, एटलीस्ट 12-13 PE की डिफरेंस में ये लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो ओवरऑल मैं मेटल पे बुलिश रहूंगा। अभी जो गोल्ड और सिल्वर में हो रहा है, ऑफकोर्स इससे वो कनेक्टेड नहीं है, फिर भी ये जो रैली है हो सकता है बाकी मेटल सेगमेंट में भी आपको आगे चल के देखने को मिले। हाँ, टैरिफ एक स्पीड ब्रेकर हो सकता है, वो रिस्क हमेशा अपने पास मतलब दिमाग में रखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ओवरऑल मुझे लगता है कि JSW, टाटा स्टील और जिंदल स्टील, ये तीनों ऐसे ट्रियो अच्छा कर सकते हैं आगे चल के।
तो आगे चलकर ये आपका आउटलुक इसको बेहतर यहाँ से दिख रहा है। लेकिन एक और नतीजा है सीएट के दूसरी तिमाही के नतीजे आ चुके हैं। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी का 190 करोड़ रहा है, जो पिछले साल की दूसरी तिमाही में 120 करोड़ के आसपास था। तो नेट प्रॉफिट के लेवल पे नतीजे अच्छे दिख रहे हैं। ईबिटा के जो नंबर आए हैं वो है 503 करोड़ के 360 करोड़ के मुकाबले, तो ये यहाँ पर भी अच्छी ग्रोथ दिख रही है। ईबिटा मार्जिन कंपनी की 13.34% रही है दूसरी तिमाही में, जबकि पिछले साल की दूसरी तिमाही में ईबिटा मार्जिन 10.96% था। यानी तीनों फ्रंट पे अच्छे नतीजे दिख रहे हैं सीएट के। एक बार अमोल आप बताइए, सीएट के नंबर को देखकर जो अभी नतीजे आए हैं उसके बाद क्या कुछ नजरिया बन रहा है, और यहाँ पर एक रिकवरी की भी कोशिश हो रही है। डे लो से आप देखें तो रिकवरी दिख रही है, सडन एक स्पाइक आपको दिख रहा है सीएट के चार्ट पर। आगे क्या हो सकता है सर सीएट में? बिल्कुल, डे लो से भी अगर हम देखते हैं तो रिकवरी जरूर हुई है, और थोड़ा सा पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख रहा हूँ तो भी स्टॉक में कंसिस्टेंटली एक जो अप ट्रेंड था उसी फॉर्मेशन को स्टॉक ने मेंटेन किया है। हायर बॉटम फॉर्मेशन है। दिक्कत वाला बात एक ही है कि जब भी ये मोमेंटम स्टॉप हो रहा है, कंसोलिडेशन काफी डीप चल रहा है, वही एक दिक्कत है। अदरवाइज ओवरऑल टेक्सचर अगर मैं देखता हूँ सीएट का तो वो पॉजिटिव साइड पे ही है। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए लेवल रहेगा 3600 का, उसके ऊपर अगर है तो ये अप ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रहने के चांसेस है। ऑन द हायर साइड इमीडिएट रेजिस्टेंस स्टॉक के लिए रहेगा 3900 का। 0 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है। नंबर आपके स्क्रीन पर नीचे फ्लैश हो रहा है, आप उसे देख सकते हैं। चलिए वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ और स्टॉक्स पे चर्चा करेंगे। आपके लिए BTHE। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। और बाजार की चाल देखें तो करीब 125 अंकों की मजबूती निफ्टी में दिख रही है। निफ्टी बैंक भी 275 अंकों की मजबूती दिखा रहा है। बाजार के सेक्टर की अगर आज बात करें तो आईटी ने आज सिर्फ प्रेशर का काम किया है, अदरवाइज ज़्यादातर सेक्टर आज अच्छी तेजी दिख रहे हैं। कंजम्पशन वाली स्टोरी आज यहाँ पर चल रही है। कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स, FMCG कंपनियाँ, फार्मा में भी आज ठीक ठाक तेजी है। तेजी अब बढ़ी है वापस से, ऑटो में रफ्तार दिख रही है। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स है जहाँ पर अच्छी तेजी आज के सत्र में दिख रही है। लेकिन चलिए आज निफ्टी की दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज दूसरी तिमाही के नतीजे जारी करने वाली है। नतीजों का अनुमान क्या है ये बताया रही हैं हमारे सहयोगी अशेषा बताएं। अच्छे नतीजे एक्सपेक्टेड है बिग बॉय रिलायंस से इस तिमाही में। सिक्वेंशियल बेसिस पर देखें तो अक्रॉस द बोर्ड सभी सेगमेंट्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। आंकड़ों की बात करें तो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू करीब 2,51,450 करोड़ के आसपास एक्सपेक्टेड है, जो करीब 3% का ग्रोथ होगा सिक्वेंशियल बेसिस पर। मार्जिन लार्जली 17.7% के आसपास स्टेडी रहने की उम्मीद है। सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो डिजिटल सर्विसेज सेगमेंट का एबिटा करीब 2.7% से बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। याद रखें टेलीकॉम बिजनेस की बात करें तो ARPU बढ़ेंगे 1 से 3% पर सीक्वेंशियल बेसिस पर। सब्सक्राइबर्स ऐड किए हैं कंपनी ने, तो ये दोनों फैक्टर्स के चलते डिजिटल सेगमेंट के रेवेन्यू में ग्रोथ दिखेगा। इसके अलावा रिटेल सेगमेंट एबिटा में करीब 4 से 5% का सीक्वेंशियल ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। फुटफॉल्स बढ़े हैं, रिटेल कंजम्पशन बढ़ा है, इसका बेनिफिट यहाँ पर दिखेगा। O2C एबिटा करीब 4% का ग्रोथ सीक्वेंशियल बेसिस पर। रिफाइनिंग मार्जिन्स बढ़ते हुए नजर आएंगे। प्रोडक्शन हायर साइड पे था, जिसका बेनिफिट O2C सेगमेंट पर दिखेगा। इसके अलावा जियो के एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो मार्जिन्स लार्जली फ्लैट रहेंगे। रेवेन्यू में करीब 3% का ग्रोथ दिखेगा सीक्वेंशियल बेसिस पर। एवरेज रेवेन्यू पर यूजर ARPUs 211 रुपए के आसपास एक्सपेक्टेड है वर्सेस 208.8 रुपए जो कंपनी ने प्रीवियस क्वार्टर में रिपोर्ट किए थे। मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या निकल कर आती है ग्रोथ को लेकर, कैपेक्स प्लान्स को लेकर, उस पर सबकी फोकस रहेगी। ग्रीन एनर्जी प्लान्स को लेकर, रिटेल स्टोर एडिशंस को लेकर, लेकिन ऑल इन ऑल सीक्वेंशियल बेसिस पर अच्छे नतीजे एक्सपेक्टेड है और अक्रॉस द बोर्ड सभी बिजनेसेस कंट्रीब्यूट करेंगे अच्छे नतीजों पर, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। यहाँ पर आज शॉर्ट कवरिंग दिख रही है। एक डाबर भी है, डाबर में भी आज ठीक ठाक तेजी बन रही है। 1.5% से ज़्यादा की तेजी साफ तौर से यहाँ पे दिख रहा है कि शॉर्ट कवर हो रहे हैं। आप बताइए हरीश जी, डाबर को लेकर आपका नजरिया क्या है? आज 1.5% से ज़्यादा की तेजी दिख रही है, क्या आगे ये मोमेंटम बरकरार रह सकता है क्या?
विष्णु जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो आज एफएमसीजी की बात करते हैं, वहां पे एग्जैक्टली बहुत सारे स्टॉक्स में अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिल रहा है एफएमसीजी में। मुझे लग रहा है डाबर भी अगर देखा जाए तो बिल्कुल नीचे लेवल से रिकवरी देखने मिल रहा है, और लास्ट 3-4 दिनों का वॉल्यूम भी देखोगे तो वहां पे एक अच्छा सा मोमेंटम दिखने बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो हो सकता, मुझे लग रहा है कि डाबर और थोड़ा एक्सटेंड कर सकता है ऊपर की ओर, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि रेजिस्टेंस जोन है 520 के अराउंड है। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल सेटअप तेजी का है इसमें, जहाँ पे बॉटम मुझे लग रहा है कि बन चुका है स्टॉक प्राइस में 480 के आसपास। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा तेजी एक्सटेंड हो सकता है आगे जाके भी, जो 420 और 520 और 540 के लेवल से एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक मीडियम टर्म में। तो ओवरऑल किसी के पास बाइंग है तो बने रह सकते हैं स्टॉक में। फ्रेश बाइंग के लिए सोचना है तो बिल्कुल 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही बाइंग है, जहाँ पे 504 के आसपास ही है। तो वहाँ पे मुझे लग रहा है कि बाइंग भी यहाँ पे रिकमेंडेशन है कि जहाँ पे ऊपर लग रहा है कि 525 से 540 के लेवल्स के लिए बाइंग शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए कर सकते हैं डाबर इंडिया में। ओके, तो डाबर इंडिया और इसके साथ साथ मैरिको पूरी कंजम्पशन वाली थीम ही चल रही है, एफएमसीजी भी चल रहे हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स चल रहे हैं। आज कुछ और स्टॉक्स देखते हैं जहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बिल्ड हो रहे हैं। इसमें लॉरस लैब, यहाँ पर भी अच्छी तेजी बन रही है, करीब 3% की तेजी दिख रही है। एक बार अमोल जी इसके चार्ट देखकर बताइए लॉरस लैब्स को, क्या ये जो तेजी दिख रही है आगे भी जारी रहेगी अगले हफ्ते भी? दिन के हिसाब से अगर कोई देख रहा है तो ये पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखता हूँ तो स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ है, 920 940 कंसिस्टेंटली एक रेजिस्टेंस जोन बना है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी यहाँ से रिवर्स होता है करेक्शन काफी शार्प देखने को मिले, तो मुझे लगता है कोई अगर मोमेंटम को चेस कर रहा है तो स्टॉप लॉस रहेगा 885 का, और ये अगर कंटिन्यू रहता है तो इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा 920 930 का। दो और स्टॉक्स है एमएनएम और टीवीएस मोटर, इन दोनों में भी लॉन्ग पोजीशन बनते दिख रहे हैं। आप बताइए हरीश जी, एमएनएम पे तो हमने शुरुआत में भी चर्चा की थी, टीवीएस मोटर, इन दोनों में अगर आपको पसंद होना हो, अगर अपनी पोजीशन को आगे ले जाना हो तो किस में ले जाए, टीवीएस मोटर के साथ या एमएनएम? विष्णु जी अगर देखा है तो टोटल ऑटो पैक में से दो अगर देखा है तो वहाँ पे अगर टीवीएस मोटर्स और एमएनएम दोनों स्टॉक्स बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने मिल रहा है। अगर ये टीवीएस की बात करते हैं, कुछ दिनों के कंसोलिडेशन के बाद वापस एक तेजी का रो देखने मिल रहा है। तो प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई थे उसको क्रॉस कर चुका है स्टॉक प्राइस। मुझे लग रहा है कि टीवीएस और एमएनएम दोनों स्टॉक्स मेरे हिसाब से बेटर है। अगर स्पेसिफिकली बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि टीवीएस में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे चुका है। करंट लेवल्स पे भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि जिस तरीके से कंसोलिडेशन के बाद एक रैली देखने मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा फेवरेबल है। और ऊपर मुझे लग रहा है कि टारगेट्स ऊपर के और 3800 के आसपास तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि टीवीएस में बाय करने की राय रहेगी, और स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो 3600 का, और टीवीएस में बाय करने की शॉर्ट टर्म में मेरे रिकमेंडेशन। रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी नतीजों का अनुमान लेकर अशेषा जुड़ी हुई थी, लेकिन नतीजों से पहले ये स्टॉक तेज नजर आ रहा है। क्या नतीजों से पहले यहाँ पर तेजी की पोजीशन को बनाए रखना चाहिए या खरीदारी करनी चाहिए? हरीश जी क्या राय है? बिल्कुल, अगर विष्णु जी अगर देखा जाए तो देखिए लास्ट कुछ दिनों से 200 डे मूविंग एवरेज के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स बना के स्टॉक प्राइस ऊपर की ओर निकलते आ रहा है। और डेली चार्ट्स के ऊपर देखते तो यहाँ पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन भी ब्रेकआउट दे चुका है आज के दिन। मुझे लग रहा है कि बिल्कुल आज थोड़ा रिजल्ट के चलते हमको थोड़ा वॉलेटिलिटी देखने मिल सकती है, लेकिन जिस तरीके से पैटर्न बन चुका है स्टॉक प्राइस में, मुझे लग रहा है कि रिजल्ट भी थोड़ा अच्छे ही आएंगे। उसके चलते मुझे लग रहा है कि ऊपर की ओर तेजी देखने मिल सकती है, और जहाँ पे 1470 से 1500 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर का टारगेट जो है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इसको अगर किसी ने बाइंग किया तो लेके जाना चाहिए पोजिशनल बेसिस में, और ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि 1450 से लेके 1480 लेवल्स तक देखने मिल सकता है रिलायंस इंडस्ट्रीज में। 1460 तक भी रिलायंस इंडस्ट्रीज जा सकता है। तो नतीजे ज़रूर आने वाले हैं, उसके बावजूद आप यहाँ पे तेज़ी की पोजीशन में बने रह सकते हैं, नई खरीदारी भी कर सकते हैं। अभी भी ये सलाह है हरीश जी की तरफ से। इस बीच उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो नतीजे आए हैं, बैंक का मुनाफा आधा रह गया है, ये घटकर 122 करोड़ आ गए हैं सितंबर तिमाही में, और हायर एक्सपेंसेस और प्रोविजंस बढ़ने की वजह से इस मुनाफे पर दबाव दिख रहा है। और पिछले साल की जो दूसरी तिमाही थी उसमें बैंक का जो मुनाफा था वो था 233 करोड़ का, जो घटकर आ गया है 122 करोड़ का। प्रोविजंस कंपनी के बढ़कर 235 करोड़ हो गए हैं, और जो यहाँ से 57% पिछले साल की दूसरी तिमाही से ज़्यादा प्रोविजनिंग यहाँ पर नंबर दिख रहे हैं। टोटल एक्सपेंडिचर्स में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है,
1543 करोड़ ये बढ़कर हो गया है, जबकि पिछले साल की दूसरी तिमाही में 1359 करोड़ के आसपास था। हालांकि इस बीच उनकी टोटल इनकम ज़रूर बढ़ी है, लेकिन ज़्यादातर फ्रंट पर ये कमज़ोर नतीजे दिख रहे हैं। आप बताइए सर, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस को लेकर अमोल जी क्या राय है? न्यूट्रल व्यू है, क्योंकि एक रेंज में फंसा हुआ है। 2 वीक से ज्यादा हो गए स्टॉक ने एक रेंज ओपन किया है, उसी के अंदर ट्रेड होता हुआ कंसिस्टेंटली हमने देखा है। तो रेंज ब्रेकआउट का इंतजार रहेगा। ऑन द हायर साइड अगर मैं देखता हूं तो 50 रुपीज एक रेंज ब्रेकआउट का लेवल रहेगा। वो ब्रेक होता है तो डायरेक्शनल मोमेंटम पॉजिटिव साइड पे होने के चांसेस काफी ज्यादा है। ऑन द फ्लिप साइड अगर मैं देखता हूं तो सपोर्ट जो कंसिस्टेंटली ले रहा है वो अराउंड 47 के आसपास है। अगर कोई ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो स्टॉक में एक करेक्शन ट्रिगर, शॉर्ट टर्म में करेक्शन ट्रिगर होने के चांसेस काफी ज्यादा लग रहे हैं। आउट के ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट की भी संभावना यहाँ पे बन रही है। 47 यहाँ पे नीचे में सपोर्ट है, ऊपर में जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है वो 50 है। किसी भी साइड में वो इसकी चाल बन सकती है। चलिए, लेकिन एक और स्टॉक है उस पर नजर डाले। इटर्नल के शेयर में लगातार दूसरे दिन दबाव देखने को मिल रहा है। क्यों टूटा है इटर्नल, बता रहे हैं हमारे सहयोगी अभिषेक। अभिषेक बताइए, क्यों आज कमजोरी दिख रही है ये? विश्वमोहन, कल के क्लोजिंग शो के दौरान ही हमने देखा था कि इटर्नल के नतीजे आए थे और नतीजे आने के बाद हमने एक ऊपर का अपटिक देखा। 369 रुपये के आसपास तक भाव गए, लेकिन वहाँ से फिर लगातार हमने गिरावट देखी और कल 340 रुपये के आसपास शेयर आ गया था। आज फिर से हम देख रहे हैं कि 1.5% के आसपास की गिरावट है और आज वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो सबसे एक्टिव स्टॉक्स यही दिखेगा। करीब 7.5 करोड़ शेयरों के सौदे अब तक हो चुके हैं। जो मेन रीज़न है वो ये है कि मैनेजमेंट ने कहा कि छोटी अवधि में जो फूड डिलीवरी कारोबार है, यानी कि जो जोमेटो वाला जो डिवीज़न है उसके ग्रोथ में थोड़ा धीमापन संभव है। एक रीज़न ये है। दूसरी चीज़ ये है कि दूसरी तिमाही में जो एबिटा घाटा है 8 करोड़ से बढ़कर 156 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है। हालांकि जो स्ट्रीट की जो एक्सपेक्टेशन थी वो करीब 100 करोड़ रुपए के आसपास की घाटे की थी, तो उससे कहीं ज़्यादा घाटा इन्होंने रिपोर्ट किया है और इसके चलते हमने शेयर को ऊपरी स्तरों से टूटते हुए देखा। ब्लिंकिट का जो घाटा है, यानी कि इनकी जो क्विक कॉमर्स वाली जो कंपनी है, उसमें जो कमी आई है ये आंकड़ा अनुमान से कम है। मतलब जितनी कमी आनी चाहिए थी उतनी कमी आई नहीं है, अभी भी घाटा इसमें ज़्यादा है। और ये घाटा इसलिए ज़्यादा है क्योंकि डार्क स्टोर नेटवर्क में लगातार बढ़ोतरी कंपनी कर रही है। साथ ही साथ कंपनी ने यह भी कहा है कि जीएसटी रिफॉर्म से फूड डिलीवरी चार्जेस में बढ़ोतरी की आशंका है। आपको बता दें कि कस्टमर जो डिलीवरी चार्ज चुकाते हैं अब उस पर 18% का जीएसटी लगता है और जोमेटो के 25% ऑर्डर पर असर पड़ेगा जहां पर डिलीवरी फ्री नहीं है। तो ये एक और कंसर्न कंपनी ने इसको हाईलाइट किया है। हाइपरप्योर जो कि एक और डिवीजन है कंपनी का, उसमें हम आय की बात करें तो 31% के आसपास से गिरावट आई है और ये 1023 करोड़ रुपए पर आई है। तो ये कुछ रीजंस हैं इटर्नल के शेयर में गिरावट के पीछे। आज फिर से हम देख रहे हैं कि निफ्टी के सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों में इटर्नल का शेयर भी शामिल है। हालांकि अगर आप महीने भर में देखेंगे करीब 3% ऊपर दिखाई देगा। 6 महीने में चूंकि चाल बड़ी दमदार रही इटर्नल की, 6 महीने में 46% के रिटर्न, 2025 में अब तक 22% के, और साल भर में देखेंगे तो 25% ऊपर ये नेट आपको शेयर ऊपर दिखाई देगा। लेकिन नतीजे में ये कुछ चीजें हैं जिसके चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक पर प्रेशर बिल्ड हो रहा है। लेकिन क्या इटर्नल गिरावट पर लेना है, जरा ये भी समझ लेते हैं। एक राय इस पर अमोल जी आप दीजिए। 340 रुपए के भाव थोड़ी स्थिरता के संकेत दे तो रहा है। मान लीजिए वो लोग जिनको लग रहा हो कि शायद मौके चूक गए, 370 के आसपास शेयर चला गया था, क्या इसमें बाय ऑन डिप्स करना है या फिर थोड़ा और नीचे आने दे शेयर को? जी बिल्कुल, बाय एंड डिप्स का ही कैंडिडेट है। इमीडिएट में बाय करने से बेटर है 1-2 दिन अगर हम वेट करते तो बेटर रहेगा, क्योंकि 2 दिन का अगर करेक्शन देखते हैं तो काफी शार्प हुआ है। शायद थोड़ा सा कंसोलिडेट करे फिर फ्रेश रैली वापस से शुरू करे। अगर हम ब्रॉडर सेटअप भी देखते हैं तो आज भी 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। अगर हम लास्ट 2 या 3 महीने का कंपैरिजन करते तो कंसिस्टेंटली हायर लोस फॉर्मेशन मेंटेन किया। अभी भी कोई बड़ा सेटअप चेंज नहीं हुआ है। इसके लिए आई थिंक मुझे लगता है ये बाय ऑन डिप्स का कैंडिडेट है। सपोर्ट्स रहेंगे जोमेटो के लिए 330, जहाँ पे 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज आ रहा है। अगर वो लेवल पे आसपास अगर आता है और वहां पे रिवर्सल फॉर्मेशन आता है तो जरूर आई थिंक बाय ऑन डिप्स का ये कैंडिडेट है। आईसीआईसीआई बैंक के शेयर को लेकर जरा एक व्यू चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 100 डे डीएमए के ऊपर जाकर अब ये शेयर कारोबार कर रहा है और आज करीब इसमें 1.25% के आसपास की तेज़ी है। तो 1400 रुपये को ना सिर्फ इसने पार किया है बल्कि अपनी तेज़ी को और एक्सटेंड किया है और आज इसमें वॉल्यूम भी ठीक ठाक हमें दिखाई दे रहा है।
इस पर अमोल जी, आईसीसी बैंक कितना और चलेगा, और बैंकिंग में आपको आईसीसी बैंक ही ठीक लग रहा है या फिर इसके मुकाबले कोई बेहतर विकल्प आपको नजर आ रहा है? इनफैक्ट अगर हम देखते हैं तो काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। एक तो एक करेक्शन खत्म किया 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास, उसके बाद प्रॉमिसिंग रिवर्सल फॉर्मेशन, और ये वीक में अगर हम देखते हैं तो 4% का आईसीआईसीआई बैंक ने बाउंस बैक दिया है या रैली किया है, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो वीकली सेटअप भी इंप्रूव हुआ है काफी हद तक, और डेली सेटअप में तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, वही उसी को कंटिन्यू किया है। मुझे लगता है अगर ये थोड़ा सा इंट्राडे टाइम फ्रेम में देखूं तो थोड़ा सा ज्यादा चला, इसके लिए साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बट पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई देख रहा है तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं ऑन द हायर साइड अगर मैं देखता हूँ तो 1485 1500 जो उसके प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन थे उधर की तरफ आई थिंक रैली करने के चांसेस काफी ब्राइट है। ऑन द फ्लिप साइड में कोई सपोर्ट्स देख रहा हूँ तो सपोर्ट रहेगा 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास जो आ रहा है 1400 का। ठीक है, 1400 रुपए का सपोर्ट होगा, 1485 और 1500 रुपए तक जाने का ये शेयर दमखम रखता है। एक और शेयर जहां पर हम देख रहे हैं कि क्लोजिंग ही बड़ी अच्छी देने जा रहा है और 3 दिनों की गिरावट के बाद आज बढ़िया शॉर्ट कवरिंग है डिलीवरी के शेयर में, करीब करीब 4% ऊपर है डिलीवरी। अमोल जी, बीटीएसटी का ये कैंडिडेट है क्या इसमें तेजी करके जाएं सोमवार के लिए? कल रहेगा। द रीजन बिहाइंड दैट कि एक रेंज में फंसा हुआ है, उससे पहले दिन का एक शार्प करेक्शन है, आज शार्प बाउंस बैक है और उसी रेंज के अंदर एक कंसोलिडेट करता हुआ देखने को मिला। तो मोमेंटम कितना कंटिन्यू रहेगा ये थोड़ा सा क्वेश्चन है। फिलहाल कोई मोमेंटम को चेस कर रहा है तो मुझे लगता है 455 एक क्रूशियल स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, 455 एक क्रूशियल स्टॉप लॉस रहेगा डिलीवरी के लिए। 4% ऊपर आपको ये शेयर दिखाई देगा। म्यूचुअल फंड के कारोबार वाली जो कंपनीज होती हैं यानी कि एएमसी स्टॉक्स, हमने देखा कि हाल फिलहाल इसमें तेजी बनी है। यूटीआई एएमसी का शेयर चल रहा था, एचडीएफसी एएमसी में हमने तेजी देखी थी। आज भी हम देख रहे हैं कि यूटीआई एएमसी में करीब 1.5% के आसपास की तेजी है, लेकिन यूटीआई एएमसी से बेहतर हम देख रहे हैं कि मजबूती है निपॉन लाइफ एएमसी में, करीब 3% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। कोई विकल्प बीटीएसटी के लिए अमोल जी आपकी तरफ से? जी बिल्कुल, ओवरऑल पे अगर हमें पूरा सेक्टर ही देखें तो काफी प्रॉमिसिंग चल रहा है। आज भी ब्रेकआउट किया है और ब्रेकआउट के बाद सस्टेन भी किया है, हालांकि ऊपरी लेवल पे थोड़ा दबाव दिखा है बट ओवरऑल सेटअप काफी प्रॉमिसिंग है। 900 का सपोर्ट एक प्रॉमिसिंग रहेगा। ऑन द हायर साइड इमीडिएट में मैं देखता हूँ तो 950 के टारगेट्स निकल के आ रहे। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ तो 975 तक के पोटेंशियल चार्ट्स पे दिख के आ रहे। और स्टॉक है आज जिस पर नजर रखना चाहिए, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का एमसीएक्स का तेजी से नीचे आया है। डे हाई से अगर आप देखें तो तेज गिरावट यहाँ पे दिखी है और कुछ शॉर्ट पोजीशन भी यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। कल भी कुछ इश्यूज आ रहे थे इनके प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पे जो इनके मेंबर्स हैं उनका कहना था कि वो नए ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, पेंडिंग ऑर्डर को भी एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। और हालांकि आज देखिए डे हाई वाले शुरुआत में काफ़ी अच्छी मजबूती थी, वो पूरी तेजी खत्म हो गई है। एक हरीश जी, एक राय एमसीएक्स पर? चलिए अमोल आप बता दीजिए आपकी राय क्या है एमसीएक्स पर? जी क्षमा चाहूंगा, मैं इसके ऊपर कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा। ओके, लेकिन ये स्टॉक हालांकि जो जिस तरह के वॉल्यूम क्लॉक हो रहे थे गोल्ड और सिल्वर में, उस वजह से अच्छी तेजी ज़रूर बनी थी, लेकिन वो पूरी तेजी यहाँ से गैप होती दिख रही है। कुछ और स्टॉक जहाँ पर बजाज ऑटो, ये भी आज दबाव में दिख रहा है, इस पर भी दबाव बन रहा है, कुछ शॉर्ट पोजीशन बनते दिख रहे हैं। इसको लेकर अमोल क्या रहा है बजाज ऑटो को लेकर? कैंडिडेट है, ओवरऑल टू व्हीलर पैक भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आज जरूर दबाव है, कंसोलिडेट हुआ है बट ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। आज का डे लो या फिर हम बोल सकते हैं 9100 इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। ऑन द हायर साइड अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो ये 9300 तक कंटिन्यू रहने के चांसेस शॉर्ट टर्म में दिख के आ रहे। ये व्यू अच्छी तेजी आज हम देख रहे हैं ऑटो स्टॉक्स में। एमएनएम निफ्टी का दूसरा सबसे ज़्यादा चढ़ने वाला शेयर है। तो आज पूरी तरह से जो दबदबा रहा वो रहा कंजम्पशन वाले स्टॉक्स का, और इसके अलावा दिग्गजों में अच्छे से परफॉर्म किया आज रिलायंस ने नतीजों से पहले, और आईसीसी बैंक ने करीब 1.5% के आसपास की तेजी है। आईसीसी बैंक के नतीजे कल आएंगे और रिलायंस के नतीजे आज आ जाएंगे इस पर। और एचयूएल आईटीसी हमने देखा कि बढ़िया परफॉर्मेंस आज के सत्र में रही, करीब 1.5% के आसपास की मजबूती इन दोनों के दोनों शेयरों में देखने को मिली है। ओवरऑल एक बढ़िया सत्र है। लगातार तीसरे सत्र में निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों ने तेजी दिखाई है।
हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़े थोड़े हल्के जरूर हुए हैं लेकिन निफ्टी करीब करीब 125 अंकों के आसपास की तेजी पर बंद होने जा रहा है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो थोड़ा वोलेटाइल रहा, लेकिन लोअर लेवल से फिर से हमने देखी कि बाइंग आई। 57,700 का लेवल आप देखेंगे। आज निफ्टी बैंक ने अपना रिकॉर्ड हाई बनाया। निफ्टी ने 52 वीक हाई टच किया। तो आज नहीं, मतलब ये पूरा महीना अगर आप देखेंगे अक्टूबर में जो अब तक सत्र बीते हैं, 4% से ज्यादा की तेजी निफ्टी में हो गई है और 5% से ज्यादा की तेजी निफ्टी बैंक में हो गई है। एक बेहतरीन रनअप देखने को मिल रहा है। हालांकि आज मिड कैप में और स्मॉल कैप में थोड़ा पार्टिसिपेशन कम रहा और उसके चलते ही आप एडवांस डिक्लाइन का जो रेशियो देखेंगे थोड़े से आपको ना वो गिरावट वाले शेयरों की तरफ टिल्टेड ज्यादा दिखेगा। एनएसई पर जो डिक्लाइंस की संख्या है 1821 है और एडवांसेज जो है यानी कि चढ़ने वाले जो शेयर रहे हैं 1042 रही है उनकी संख्या। आज का सुपरस्टार एशियन पेंट्स, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक तो क्रूड में लगातार गिरावट आई है, $60-61 के आसपास के भाव हो गए हैं क्रूड के। बाकी मानसून सीजन लगभग अब खत्म हो चला है और उसके चलते हम देख रहे हैं कि पेंट वाले शेयरों में आज एशियन पेंट से नहीं, कांसाई नेरोलैक हो गया, बर्जर हो गया, आपको चौतरफा बाइंग देखने को मिलेगी। लेकिन जहां से मूड खराब हुआ वो है विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल टेक महिंद्रा। ये तमाम शेयर आज निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल रहे और टॉप लूजर में इटर्नल का भी नाम रहा। कल की गिरावट के बाद आज हम देख रहे हैं कि फिर से इटर्नल का शेयर कमजोर हो रहा है। कुछ कंसर्न्स थे इनके नतीजों में। डिलीवरी 4% की तेजी के साथ वायदा का सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर रहा। लॉरस लैब्स में करीब 3% के आसपास की तेजी हमने देखी है। लेकिन अगर हम कैश की बात करें तो कैश स्टॉक्स में आज धूम मचाया है। वर्लपूल ने करीब 11% के आसपास की तेजी रही। बॉम्बे वर्मा जो कि वाडिया ग्रुप की कंपनी है, होल्डिंग कंपनी की तरह है, 5.5% की तेजी इसमें रही। और कंजम्पशन में हमने देखा कि रेडिको खेतान के शेयर में भी आज के सत्र में तेजी अच्छी रही। कुछ गिरने वाले अगर हम शेयरों की बात करें जहां पर गिरावट ज्यादा रही, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण हो गया, स्टर्लिंग एंड विल्सन करीब 7% की गिरावट, सीक्वेंट साइंटिफिक, विप्रो, वेल्सपन लिविंग, इन सभी के सभी शेयरों में 4 से 5-5.5% के आसपास की नरमी पर आज कारोबार हुई। बट ओवरऑल एक बढ़िया हफ्ते का हम समापन करने जा रहे हैं। अगले हफ्ते हम देखेंगे कि 20 तारीख को दिवाली के दिन तो बाजार खुला है, 21 तारीख को मुहूर्त ट्रेडिंग है, तो थोड़ा ट्रंकेटेड वीक है, लेकिन एक सॉलिड रफ्तार के साथ बाजार इस हफ्ते में आगे बढ़ा है और 25,700 के ऊपर जाकर निफ्टी ने अब क्लोजिंग दी है आज की। 125 अंकों पर निफ्टी बैंक की बात करें तो 300 अंकों की शानदार तेजी आज के सत्र में हमने देखी है। चलिए इसी के साथ इस शो को यहीं पर समाप्त करने का समय भी हो गया है। अमोल जी, बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी राय हमसे साझा करने के लिए और हमारे दर्शकों की कमाई सुनिश्चित करवाने के लिए। फिलहाल विश्वमोहन को और मुझे आप दीजिए इजाजत। एक छोटे से ब्रेक के बाद कराएंगे आपकी हम अगले हफ्ते की तैयारी। आपकी जाएगा नहीं। नमस्कार। इन एसोसिएशन विद SBI, बेस्ट है सबको पता है।